डिफरेंट फॉर्मेट की वजह से एरर मतलब एरर आ जाता है पीपीआई में। हम बताते कि हम जाके करने वाले आज वही करने वाले। एरर क्या क्या आता है, एरर भी बताएंगे, वो उसी में टॉपिक में कवर करेंगे मन। ये वाला नहीं, ऐसे भी तुम ज्यादा मारी दोगी नहीं। चलो भाई, लगता है सब लोग आ गए। नहीं, अभी आ रहे हैं। कल से आप लोगों की क्लास टाइमिंग चेंज हो रही है और वो हो रही है मॉर्निंग 10 AM। सर मेरी 10 बजे से दूसरी क्लास है। किस किस की दूसरी क्लासेस हैं? रेज योर हैंड। सर मेरा ऑफिस होता है, मैं सैटरडे तो मैं तो 10 बजे नहीं ले पाऊंगी। सर सैटरडे मेरा भी ऑफिस होता है। रेज योर हैंड गाइस, क्योंकि क्लास में सिर्फ एक है जिनकी डिफिकल्टी है, बाकी यहाँ पे कितने हैं? सर क्या क्वेश्चन था? मॉर्निंग 10 AM में किस किस को डिफिकल्टीज हैं? तो 5 लोग यहाँ पर हैं और एक जो है हमारी क्लास में है, 6 लोग। सात हो गए। ऐसा मत करो यार, सब नहीं बोल दिया है तुम। होल्ड करो, फिर 2 मिनट वेट करो, इतने लोग आते हैं, इतने में बात कर लेता हूँ, ठीक है? Guys, you all have to wait for 5 to 7 minutes, ठीक है? क्योंकि मेरे पास यहाँ पर टोटल मिलाकर के 7 लोग हो गए हैं, ठीक है जी। गुड इवनिंग, जस्ट गिव मी अ मिनट। घंटे बाद आए ना शाम के टाइम पे यार इसको भी कौन ध्यान रखता है? क्या सुबह ठीक है इसकी फैशन में क्या कितनी बात की उसको प्यार से बात करते मैं क्लास की बात नहीं करता है वो तो मैंने बोल दिया सर को। हाँ ये तो बोले कि इसकी बंदा सामने वहाँ मुझे प्रॉब्लम लगती है क्या लेट क्या घर पहुँचते लेट हो जाते हैं यार, क्या नहीं बढ़िया है क्या और क्या बच्चों का घर पहुँचने में आधा 1 घंटा लग जाता है और सिटी जाना होता है। नहीं फैन चला दो, फैन चला दो, हमें 1 घंटा लग जाता है। यार लेट लगता हाँ सही हो गया। अरे यार बहन सही पैदल चल के आ रहे हैं यार, बहुत थक गए। अच्छा है बात।
ओके, जिन लोगों को मॉर्निंग में आने में डिफिकल्टीज है वो सभी लोग नीचे बात करेंगे, लेकिन कल से हमारा बैच मॉर्निंग 10 AM ही है। सर मुझे डिफिकल्टी तो नहीं है, लेकिन उस टाइम सर गौरव सर की भी क्लास चलती है 10:30 बजे से। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दिव्या, आप भी जिनको डिफिकल्टी है, कोई भी प्रॉब्लम है, मॉर्निंग में बैच नहीं ले सकते, वो सभी लोग नीचे बात कर लीजिए एक बार, ठीक है? लेकिन कल से हमारा टाइमिंग 10 AM ही रहने वाला है। मॉर्निंग में? हाँ जी, मॉर्निंग 10 AM। क्लास चलता है क्या? वो आप देखो, जो भी कंफ्यूजन है, मैं इसीलिए नीचे गया था खुद ये कंफर्म करने। तो कुछ रीजंस उनके भी हैं, कुछ रीजंस मेरे भी हैं कि हम तब मॉर्निंग में नहीं, वो इवनिंग में नहीं कर पा रहे, ठीक है? अभी वो प्लान नहीं है, वो प्लान करना है मुझे। अच्छा अविनाश सर, इसके पहले जो एक्सेल वाला होता है उसका भी मॉर्निंग हो गया क्या? नहीं, बाकी सब सेम टाइम पे रहेंगे, सिर्फ ये वाला मॉर्निंग 10 AM जा रहा है, सिर्फ पावर BI वाला। ओके, ठीक है? ओनली पावर BI टाइमिंग विल बी 10 AM, बाकी कोई बैचेस में कोई चेंजेस नहीं है। सेम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, ठीक है? आप ऑनलाइन लो ऑफलाइन लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो कल हमारा सेशन 10 AM होगा। ये ऑनलाइन कौन ज्वाइन करके बैठा है यहाँ पे? पता नहीं क्यों लोग अपने आप ही ज्वाइन कर लेते हैं कोई भी दूसरा लिंक। पुराना लिंक मैंने मना किया कि नहीं करना है, मीटिंग ही डिलीट करो। चलो गाइस, शुरू करते हैं अपना सेशन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पावर BI में डेटा इंपोर्ट कैसे करना है इस पर काम किया था। तो आज हम अपना डेटा इंपोर्ट करेंगे और समझेंगे कि हमें पावर क्वेरी एडिटर की जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट, कि पावर क्वेरी एडिटर होता क्या है और इसकी जरूरत है क्यों। देखो गाइस, यहां पर हुआ आपका डेटाबेस, राइट?
समझते हो? डेटाबेस का मतलब है जहां मेरा डेटा स्टोर होगा। अब ये तो कोई भी एप्लीकेशन हो, एक्सेल हो, CSV हो, ओरेकल हो, वेब हो, कुछ भी हो, ये सारे के सारे क्या हमारे लिए डेटाबेस है। यानी कि सोर्स, फिलहाल मैं सोर्स की बात कर रहा हूं। डन। और यहां पर हमारे पास हुआ एप्लीकेशन। कौन सी एप्लीकेशन? पावर BI। डन। अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए कि इस डेटा को पावर BI में पिक करना, जो हमने किया भी था लास्ट क्लास में, हमने समझा भी था कि क्या है। एक रूल है गाइस, वो ये कि आपको जो पावर BI में डेटा देना है वो एकदम वैलिडेट, एकदम परफेक्ट डेटा होना चाहिए, ना कि किसी भी सूरत में एरर के साथ। जैसे कि नल वैल्यूज नहीं होने चाहिए, नो नल वैल्यूज। या तो आप नल वैल्यूज को रिमूव करेंगे या आप नल वैल्यूज को किसी डिफॉल्ट वैल्यू के साथ रिप्लेस करेंगे, चाहे 0 या कुछ भी, राइट? लेकिन नल वैल्यूज नहीं होने चाहिए। नंबर 2, एवरी कॉलम मस्ट हैव अ यूनिक नेम। एक टेबल में डुप्लीकेट कॉलम्स नहीं होने चाहिए। हाँ, एक टेबल, अगर दूसरी टेबल में अगर उस कॉलम का नाम है तो चलेगा। सेम टेबल में कोई भी 2 कॉलम का नाम मैच नहीं होना चाहिए। नंबर 3, नो मर्ज सेल्स। ना ही रोज में और ना ही कॉलम्स में कोई सेल मर्जिंग नहीं। हाँ जी, पहला था नल नहीं। सर वॉइस इको हो रही है आपकी सर। हाँ जी, क्या बोला? दोबारा बोलिए गाइस, फिर से बोलता हूं। पहले सर नहीं, वॉइस इको हो रही है आपकी। इको हो रही है। अब देखते हैं। कोई अरे पंखा बंद करो, आधे से आधे इन्होंने करवा रखी है, एक चला तो दिया मैंने। आवाज निकल के पंखे घूम जाती। तो नंबर 1, नो नल वैल्यूज अलाउ। अगर नल वैल्यूज हैं तो आप उनको क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे या फिर रिमूव करेंगे। रिप्लेस करेंगे किसी डिफॉल्ट वैल्यू के साथ, राइट? नंबर 2, एवरी कॉलम मस्ट हैव अ यूनिक नेम। हर टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स है वो सबके सब यूनिक होना जरूरी है, कोई भी डुप्लीकेट कॉलम नहीं होना चाहिए। नंबर 3, एवरी कीवर्ड, मतलब जो भी रिकॉर्ड आप ले रहे हैं, अगर अविनाश है तो सबके सब अविनाश होने चाहिए, जो भी है। ऐसा ना हो कि स्पेलिंग एरर्स हो रिकॉर्ड्स के अंदर, क्योंकि सिस्टम के हिसाब से अविनाश और अभिनाश दे आर 2 डिफरेंट पीपल। तो स्पेलिंग एरर्स है तो उनको रेक्टिफाई कीजिए, राइट? नंबर नेक्स्ट, आपके कॉलम्स के नेम और रिकॉर्ड्स के नेम, रिकॉर्ड वैल्यूज यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। जैसे कि बहुत सारी कंपनीज में डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए DEP और DAT, ADT, AISP इस तरह से लिख देते हैं, तो ये यूजर फ्रेंडली नेम नहीं है। यूजर को पता चले चाहिए अगर सेल्स डिपार्टमेंट की बात हो रही है तो सेल्स कीवर्ड होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है तो MRT नहीं, मैन्युफैक्चरिंग, राइट? सो इट हैज टू बी मीनिंगफुल, इट शुड नॉट बी शॉर्ट हैंडेड। किसी भी सूरत में आपको यूजर फ्रेंडली नेम ही प्रोवाइड करने हैं। डू यू गेट इट? नो नल वैल्यूज, नो डुप्लीकेट वैल्यूज, नो डुप्लीकेट कॉलम नेम्स। नो डाउट्स हियर? क्लियर है? और इसके अलावा रिड्यूडेंसी, यानी कि अगर आपको लगता है कि टेबल, वो तो मैं प्रैक्टिकली सिखाऊंगा, उसको छोड़ देते हैं, है ना? और बेसिकली किस चीज की कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहे हैं? डेटा को पावर BI में लोड करते हुए क्या क्या होना चाहिए, What exactly? राइट? नाउ गाइस, ये सब कुछ हम करेंगे कहां पर? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मेरा डेटा तो शायद हो सकता है एरर के साथ हो। भाई सोर्स में अगर कोई प्रॉब्लम है और अगर मैं सोर्स में ही जाके बदल दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो व्हाट माइक्रोसॉफ्ट डिड,
माइक्रोसॉफ्ट ने इन दोनों के बीच में एक मीडिएटर इंट्रोड्यूस किया और उस मीडिएटर को नाम दिया क्या? पावर क्वेरी। पावर क्वेरी। अब समझने वाली बात यह कि पावर क्वेरी करता क्या है ना? देखो गाइस, पहले तो समझ लो कि पावर क्वेरी ओरिजिनली आपके डेटा में कोई चेंजेस नहीं करता, राइट? पावर क्वेरी एक प्रोग्रामिंग कोड लिखता है। एम लैंग्वेज कोड। कौन से? एम लैंग्वेज कोड। अब ये है कैसे? मैं एक एग्जांपल से हमेशा समझाता हूं हर किसी को, उस एग्जांपल से सबको समझ में आ जाता है। किसी ने पहले ली थी पावर बीआई की क्लास? तुमने ली थी, है ना? याद हो एग्जांपल कौन सा? याद नहीं होगा पक्का, है ना? कोई बात नहीं, मैं याद कर रहा हूं। ये एग्जांपल काफी अच्छा है गाइस, इससे ना चीजें समझ में आ जाती है। किसी की शादी का आगे करेक्ट। चलो सो गाइस समझो क्या है ये। हमारे पास ऑब्वियसली कोई मीडिएटर होता है शादी के लिए, बीच में कोई ना कोई तो होता ही है ना? ऐसा तो है नहीं। हाँ, अगर अलग बात है, मैं अरेंज मैरिज की बात दे रहा हूँ, ठीक है? अरेंज मैरिज की बात करें तो बीच में कोई ना कोई मीडिएटर होता है। वो जो मीडिएटर है उसके पास ओरिजिनली ना लड़का है ना लड़की है, तब क्या उनके कनेक्शन। करेक्ट राइट, समझ लो, क्योंकि ओरिजिनली पावे में भी ऐसे होता है। उसके पास एक कनेक्शन है, लड़के वालों को भी और लड़की वालों को। अब वो क्या कहता है? लड़की वालों से पूछता है तुम्हारी लड़की कैसी है और आगे बताता है। लेकिन क्या ओरिजिनली वो सब कुछ वैसे बताता है? नहीं, कुछ ना कुछ तो ऐड ऑन करता ही होगा। भाई लड़की ऐसी है या लड़का ऐसा है, इतना कमाता है या इतना ये करता है, कुछ ना कुछ तो करता होगा ना ऐड ऑन। और यही काम वो मीडिएटर करता है जो पावर क्वेरी करता है। तो पावर क्वेरी एडिटर में ओरिजिनली डेटा कभी नहीं आता। पावर क्वेरी एडिटर में ओरिजिनली डेटा कभी नहीं आता, नेवर। वो हमेशा क्या दिखाता है? प्रीव्यू दिखाता है। अब प्रीव्यू का मतलब क्या है? भाई जैसे लड़की का फोटो लेके चला गया या लड़की का फोटो लेके चला गया, तो क्या है? ऐसे दिखते हुए लड़की, ऐसा दिखता हुआ लड़का। अब उसे देख के कुछ लोग कहते हैं ना भाई हाँ यार बढ़िया है, चलो आगे बात बताते। ये तो इसमें भी है ना, ये इसमें भी डोंट वरी। इसके लिए मैं ये वाला एग्जांपल लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ भाई? ओरिजिनली मीडिएटर के पास ना लड़का है ना लड़की है, लेकिन उन सबकी क्या है? छवि है, यानी कि एक फोटो। और यहाँ पे लोग क्या कहते हैं कभी कभी, यार इससे ये भी करना पड़ेगा, इसको ये आता नहीं आता, इसको ये भी करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ, क्या ओरिजिनली ऐसा है? अब भाई एक बार तो ये भी होता है ना कि भाई हम लड़की को शादी के बाद में पढ़ाएंगे, बाद में पता चला ना तो शादी के लिए था, उसके बाद में पढ़ा रहे, बाद में जाके पता चलता है ना? ऐसा बहुत कुछ होता है गाइस कि चीजें बोली कुछ और गई थी, की कुछ और गई। एंड दैट एग्जैक्टली हैपेंड विद द पावर क्वेरी एज वेल। पावर क्वेरी क्या करता है? आपके कोड चेंज करने के लिए बता रहा हूं, समझ लो थोड़ा सा। ओरिजिनली कोई डेटा पावर बीआई में नहीं होता, सॉरी पावर क्वेरी में, पावर बीआई में तो होता है, पावर क्वेरी में कोई डेटा नहीं होता। ये आपके ओरिजिनल सोर्स से शुरू की कुछ रिकॉर्ड्स का प्रीव्यू जनरेट करके लाता है कि भाई ये डेटा कुछ ऐसा दिख रहा है, अब बताओ तुम्हारे लिए डेटा सही है या नहीं। अगर तुम्हें लगा डेटा सही है तो चेंजेस की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा लगा कि नहीं है चेंजेस की जरूरत है, तो आप क्या करना शुरू करोगे? ट्रांसफॉर्मेशन करना शुरू करोगे। और वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसी है? वही वाली कि लड़की को तैयार करके लाओ, लड़की को तैयार करके लाओ, है ना? काफी सारे ट्रांसफॉर्मेशन करो और प्रेजेंट कर दो। एंड दैट एग्जैक्टली द पावर क्वेरी इज डूइंग। पावर क्वेरी ने क्या किया कि आपका सोर्स डेटा ओरिजिनली वो जितने मॉडिफिकेशन हमने किए वो रियलिटी में थोड़ी ना हुए। ओरिजिनली तो वो चेंजेस नहीं हुए ना, वो टेम्परेरी हुए। करेक्ट। और ऐसा ही पावर क्वेरी के साथ होता है।
पावर क्वेरी में जो भी आप चेंजेस करेंगे वो आपके सोर्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई चेंज सोर्स में नहीं हो रहा है, वो सारा किसमें हो रहा है, पावर क्वेरी में भी नहीं हो रहा है, रिव्यू डेटा में। वो प्रीव्यू में से दिखा रहा है कि चेंज होने के बाद ऐसा दिखेगा, लेकिन ये हो क्या रहा है, पावर क्वेरी एडिटर एक कोड लिखता जा रहा है, एम लैंग्वेज का एक कोड लिख रहा है कि जिस समय डेटा सोर्स से लिया जाएगा और पावर बीआई में लोड किया जाएगा, मुझे लोड करते हुए ये ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं। दोबारा से बोलूं, पावर क्वेरी एडिटर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आप करोगे ओरिजिनली सोर्स में कोई चेंजेस नहीं कर रहा है और ओरिजिनली अपने पास भी कोई चेंजेस नहीं कर रहा है। उससे क्या दिखा रहा है कि अगर ये चेंजेस होंगे तो आपका डेटा ऐसा दिखाई देगा, राइट? क्यों दिखाई देगा? क्योंकि जिस समय आप डेटा को कहोगे लोड करो पावर बीआई में, क्योंकि डेटा में क्या चाहिए ओरिजिनली पावर बीआई में, तो जिस समय डेटा पावर बीआई में आएगा तो पावर क्वेरी एडिटर जो भी स्टेप्स आपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लगाए हैं उन्हें एक प्रोग्रामेटिकल कोड में लिखता है। तो वो कोड क्यों लिखे जाते हैं कि जब प्रोग्राम लोड कर रहा होगा डेटा को, जब डेटा यहां से आ रहा होगा, राइट, जब डेटा यहां से आ रहा होगा और पावर बीआई में जा रहा होगा तो उसमें ये ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं। So basically, Power Query Editor में there are options to make changes, right? जैसे जो फ्रोज डेटा है उसको हमने इंपोर्ट किया तो ऑप्शंस मतलब होते हैं ना, make any changes or something. हाँ, मैं वही बता, वो जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस एक्चुअली में नहीं हो रहे, ओरिजिनली सिर्फ एक प्रोग्रामेटिकल कोड लिखा जा रहा है बैकग्राउंड में, आपको वो चेंजेस लग रहे हैं, ओरिजिनली कोई चेंजेस नहीं हो रहे। तो कोड क्यों लिखे जा रहे हैं कि जिस समय प्रोग्राम लोड होता है, आपको याद है डेटा कहां लोड करता है, डेटा पावर बीआई में, तो पावर बीआई में डेटा को लोड करते हुए मुझे क्या क्या चेंजेस करने हैं वो ये नोट डाउन कर रहा है अपने पास। तो जिस समय डेटा कहां से आएगा, डेटा आएगा पावर बीआई में लोड होगा, उस समय वो ट्रांसफॉर्मेशन इंप्लीमेंट किए जाएंगे, उससे पहले नहीं किए जाएंगे। तो ये समझ में आ गया कि पावर क्वेरी एडिटर क्या है या नहीं है? यहां किसी को कोई डाउट है तो बोलो। मतलब एक तरीके से वो डेटा बेस मतलब सोर्स से पावर क्वेरी में जाता है और वो डेटा जो है चेंज कर दिखाता है कि हाँ बस ये ऐसा दिखेगा, वो चेंज नहीं होगा। वो चेंज हुआ नहीं, चेंज कब होगा? जिस समय डेटा लोड हो रहा होगा, यानी कि कहते हैं साथ ले उस दे दे, साथ ले उस दे दे, साथ ले उस दे दे। तो जिस समय यहां से आया तो 100 का नोट, और जब आगे गया तो 50 का नोट, यहां से आया तो 100 का नोट बदल गया 50 का नोट। सर स्क्रीन 200 का भी कर दो तो कर दिया, स्क्रीन शो होगी सर, वैसे ठीक है। स्क्रीन शो नहीं हो रही, हो रही है सर। अगर किसी को स्क्रीन शो नहीं हो रही है तो प्लीज अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करो, ठीक है। सो यहां पर गाइस बेसिकली वन वे डायरेक्शन ही होता है, ये भी याद रखना। क्या डायरेक्शन हुआ कि आप सोर्स से डेटा कहां पर वो होता है, पावर क्वेरी में एज अ प्रीव्यू आता है, ओरिजिनली कोई डेटा पावर क्वेरी में नहीं आ रहा। यहां से आपको जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन आप इंप्लीमेंट करते हो, और जिस समय डेटा लोड किया जाता है तो पावर क्वेरी एडिटर वो काम करता है। डू यू गेट इट नाउ? यहां किसी को कोई डाउट है तो बोलो फटाफट। नो, लेट मी शो यू दिस प्रैक्टिकली राइट नाउ। सर एक चीज यहाँ पे बताना, ये जो पावर क्वेरी जो एडिटर है, यहाँ पे आपने बताया कि कुछ स्टार्टिंग का ही कुछ प्रीव्यू हमें वहां पे रिफ्लेक्ट करता है कि ये डेटा आपको कैसा मिलने वाला है, राइट? बिल्कुल। तो अगर मान के चलिए कि वो हमारे पास डेटा हमारे लास्ट में कुछ उसमें कुछ प्रॉब्लम हो उस डेटा में, तो क्या उसको वो डिटेक्ट नहीं करेगा? क्या करेगा, और वही हमें सीखना है कि क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ नया दिखाता हूं। हाँ जी बोलो। पावर पिवोट और पावर क्वेरी। व्हाट्स योर गुड नेम? और किसका पूछ रहा हूं? सर बोलो यार, तुम्हें पता है मैं कोई चीजें एम ही नहीं करता।
सर अनामिका मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ अनामिका, मैं आपका नाम नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है? हाँ कोई बात नहीं, आप इनो, मुझे पता है आपका नाम, लेकिन आप मुझे फिर भी आंसर दो क्योंकि आपको दोनों में डिफरेंस समझाना है, ठीक है? सो व्हाट्स योर गुड नेम? प्रतिभा, उसको सीरियस लो, मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये रिलेटेड टू द कोर्स है, ऐसे फालतू में नहीं पूछ रहा हूँ, फिर से पूछ रहा हूँ, व्हाट्स योर गुड नेम? मैंने आपको एक क्वेरी भेजी, आप मुझे और भी बहुत कुछ बता सकते थे, बट व्हाट डिड यू टेल मी? ओनली एंड ओनली योर, इट इज व्हाट? अ क्वेरी। क्वेरी एक रिक्वेस्ट भेजी जाती है सोर्स को कि भाई मुझे ये चाहिए, जितनी रिक्वेस्ट की गई उतना मिलेगा। देखो पावर बीआई वगैरह क्यों बेस्ट माने जाते हैं, एक्सेल वगैरह में एक प्रॉब्लम है क्या, कि मैंने कहा कि भाई मुझे डेटा प्रतिभा से इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं चाहूं या ना चाहूं, एक्सेल बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। प्रतिभा का नाम ये, इसने कोर्स में एडमिशन लिया, इसने फीस ये जमा की, इसके पिताजी का नाम ये, इसका एड्रेस ये, फोन नंबर ये, जो कि लॉजिकली गलत है। ओरिजिनली क्या होना चाहिए, अगर मैंने नाम पूछा है तो सिर्फ नाम मिलना चाहिए, है ना? अब मैंने अगर सिर्फ आपका एड्रेस पूछा है तो सिर्फ एड्रेस मिलना चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन मुझे क्यों मिले? ये पार्ट कहलाती है क्वेरी। क्या कहलाती है? क्वेरी क्या कहती है कि यूजर को सिर्फ वही इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसकी डिमांड है, उसके अलावा नहीं। इससे फायदा क्या हुआ, क्योंकि जब मुझे, मेरे पास अगर सोर्स में 1 करोड़ रिकॉर्ड पड़े हैं और मुझे जरूरत सिर्फ उनमें से 1000 की है, तो 1 करोड़ को प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, जबकि 1000 को प्रोसेस करने में टाइम, गेट द मीनिंग? तो मैं नहीं पूछ रहा था ना, ठीक है? तो ये हुआ क्वेरी। नाउ मेरे पास आपका नाम है, योर प्रतिभा। अब मुझे इस प्रतिभा को कैसे रिप्रेजेंट करना है, मुझे इसे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, या इसमें कोई कैलकुलेशन करनी है, वो सब कौन करता है? पावर पिवोट, ठीक है? तो आपके पावर पिवोट में तो काम तभी हो सकता है ना जब तक प्रतिभा की डिटेल्स, जो मैं डिटेल मांगे वो डिटेल मेरे पास नहीं आएगी। तो पहला काम किसका हुआ? क्वेरी का। क्वेरी के बिना पिवोट का कोई मतलब नहीं। पावर पिवोट में और क्वेरी में जो डिफरेंस है वो ये, नहीं सॉरी, पावर पिवोट में बाकी चीजों में डिफरेंस है ये कि पावर पिवोट आपके लार्जेस्ट टू लार्जेस्ट डेटा को हैंडल कर सकता है, because everything is in cache memory. नहीं, अब ये बताने वाले हैं, लड़की ने उलझाया है, वैसे मैं बताता हूँ क्यों, ये पूछना था इसको, लेकिन पूछ लिया तो बताना पड़ेगा। देखो बेसिकली हुआ क्या, अगर हम कहें कि पावर बीआई आज लॉन्च किया गया है या 3 साल पहले लॉन्च किया गया, तो बिल्कुल झूठ है। पावर बीआई जब पावर बीआई नहीं था तब भी था, गुड वन, और एक्सेल से पहले भी था, एसक्यूएल में। आप लोगों ने एसक्यूएल रिपोर्टिंग सर्विसेज का नाम सुना होगा, अगर किसी ने सुना हो तो एसक्यूएल सर्विस, एसक्यूएल रिपोर्टिंग, SSRS, SQL सर्वर रिपोर्टिंग सर्विसेज, वहां पर आप पूरा पावर बीआई पढ़ते हो, लेकिन वहां पर ज्यादातर जो गेम होता है वो पूरा एसक्यूएल के कोड्स के थ्रू होता है। तो वहां प्रॉब्लम क्या थी? एसक्यूएल कोड्स की। तो माइक्रोसॉफ्ट को चाहिए था कि यार अब एसक्यूएल सर्वर हर किसी के पास तो नहीं, एक्सेल सबके सिस्टम में है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, पहली बार एक्सेल 2010 के साथ उन्होंने एक कोर्स लॉन्च किया, एक प्रोग्राम लॉन्च किया विद द नेम कॉल्ड एक्सेल BI, बिजनेस इंटेलिजेंस। इसीलिए तो आज भी पावर बीआई है इसका नाम, समझे? एक्सेल BI लॉन्च किया और उन्होंने एक्सेल 2010 के अंदर एक टूल इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है पावर पिवोट। लेकिन उस पावर पिवोट की लिमिटेशन ये है कि वो एक्सेल में ही काम कर, अगर आपके, अब फायदा क्या हुआ उसका फायदा ये हुआ कि एक्सेल की लिमिट खत्म हो गई। 10,48,576 थी ना, वो लिमिट खत्म, चाहे जितना लार्जेस्ट डेटा हो सब हैंडल कर सकता है एक्सेल, लोगों को पता भी नहीं है। 2013 में उन्होंने क्या किया, 3 नए टूल और लॉन्च कर दिए। पावर पिवोट तो 2010 में लॉन्च हो गया था, एक उन्होंने लॉन्च कर दिया पावर क्वेरी के नाम से, एक लॉन्च कर दिया पावर मैप के नाम से, और एक लॉन्च कर दिया पावर व्यू के नाम से। तो 4 हो गए, पावर पिवोट, पावर व्यू, पावर मैप और पावर क्वेरी, 4 हो गए। तो इन्होंने 16 में क्या किया, 16 में पावर व्यू और पावर मैप को डिफॉल्ट एप्लीकेशन बना दिया, मतलब इसे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 19 वाले यूजर को और अच्छा कर दिया, सारे के सारे टूल बाय डिफॉल्ट दी। अगर किसी की मशीन में 19 और 19 के बाद का वर्जन है
तो उन्हें पता भी नहीं है उनकी मशीन के अंदर ऑलरेडी पावर मैप, पावर व्यू, पावर क्वेरी, पावर पिवट, चारों एप्लीकेशन पहले से ही है एक्सेल के अंदर। हाँ, तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या आने लगी थी? प्रॉब्लम यह आने लगी थी कि अगर कोई एक्सेल में रिपोर्ट बनाता है तो डिमांड हो गई कि उसके पास मिनिमम वर्जन 2013 होना जरूरी है। लेकिन आज भी लोग अपनी मशीन पे 2007 यूज कर रहे हैं, यानी कि कंपैटिबिलिटी इशू। अगर रिपोर्ट बनाई और मेरे बॉस के पास वर्जन 2007 हुआ तो वो रिपोर्ट उनके पास चलेगी नहीं। दूसरा, फाइल साइज प्रॉब्लम होने लगी। एक्सेल की फाइल कहती है कि अगर 15 MB से ऊपर हो जाए तो एक्सेल बहुत स्लो हो जाता है, ये एक्सेल का डिफॉल्ट बिहेवियर है। तो ऐसा चाहिए था कि ना ही तो साइज लिमिट रहे, ना ही कोलैबोरेशन में कोई लिमिट रहे, और डेटा सिक्योर भी हो। तो माइक्रोसॉफ्ट ने पहली बार एक प्रोडक्ट लॉन्च किया बिल्कुल नए नाम से, जिसका नाम रखा उन्होंने पावर BI। और किया कुछ नहीं, उन चारों टूल को एक एप्लीकेशन में कंबाइन कर दिया। तो इसमें भी आपके पास पावर BI भी है, सॉरी पावर पिवोट भी है, पावर व्यू भी है, पावर मैप भी और पावर क्वेरी भी है। चारों चीजें हैं, राइट। तो एक प्लेटफॉर्म बना दिया। इसका फायदा ये है कि अगर आपके पास क्योंकि फ्री है, सबको पता है कि ये वाला डेस्कटॉप वर्जन फ्री है, तो अगर मेरे पास फ्री है तो आपके पास भी फ्री है। दूसरा क्या है, सबके पास एक ही वर्जन है क्योंकि अपने आप अपडेट होता है। तो कंपैटिबिलिटी इश्यू खत्म हो गया, लोगों का कोलैबोरेशन बढ़ गया, और मैंने आपको बताई थी कि बहुत सिक्योर है ये। तो वो सारे फीचर्स यहां मिल गए, राइट। पावर मैप, जियो मैप, ग्लोब पे देखना हो तुम्हें तो वो सब जियो मैप का पार्ट है, एक्सेल में भी होता है। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया। तो अब बारी आती है यहां पर डेटा इंपोर्ट करके पावर क्वेरी का कुछ दिखाने। तो एक नई फाइल बनाते हैं, और आपको पता है जब हम फाइल टाइप से सिस्टम उठाते, वो अपनी डेटा उठाते हैं, तो हम क्या रिकमेंड करते हैं कि आप फाइल में जाए, ऑप्शंस इन द सेटिंग्स में, ऑप्शन में, और यहां कहां जाएंगे, करंट फाइल। करंट फाइल में किसको डिसेबल अनेबल करेंगे? बिल्कुल, तो ज्यादा ही टाइम नहीं ले रहा है। तो लग रहा है सच में सिस्टम बदलने का टाइम आ गया अगर ये हालात है। चलो जी, डेटा लोड में करंट फाइल के अंदर डिटेक्शन ऑफ डेटा टाइप ना करें, इंपोर्ट रिलेशनशिप ना करें, और टाइम इंटेलिजेंस रखना है तो रखो, नहीं रखना तो मत रखो, हटाना है तो हटाओ, कोई बात नहीं, ओके करते हैं। लास्ट क्लास में नहीं थे सर, बस इन्हीं सब करना होता है, मतलब इन्हीं स्पेसिफिकली जो आपने अभी अनचेक किया, इन्हीं करना। ये क्वेश्चन मुझे सरप्राइज कर रहे हैं दोनों लोग। हाँ, ये कोई रट्टाफिकेशन नहीं है कि इन्हें करना ही करना है, वो आइडेंटिफाई करना है कि ये चीज की जरूरत है या नहीं। तो हमने क्या समझा था, पावर BI ने अपने आप ही डेटा टाइप चेंज करने की वजह से क्या कर दिया था, डेटा टाइप की प्रॉब्लम कर दी थी। इसलिए मैं हटा रहा हूं, कोई रूल नहीं है कि हटाना ही हटाना है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपको अनचेक करना ही करना है। करेक्ट, वेरी गुड, डू यू गेट इट नाउ? नाउ गाइस, रिव्यू में देखेंगे डेटा करेक्ट, कुछ इशू आ रहा है ना, आ रहा है, तब जाके उसको बिल्कुल। तो अब मैं आपको आपका डेटा दिखा देता हूं, जो अभी के लिए मैं एग्जांपल में यूज करने वाला हूं गाइस, जिसको हम लेंगे। ये फाइल मैंने आपको दी भी नहीं है क्योंकि इसकी कोई आपको जरूरत भी नहीं थी। ये रहा मल्टीपल एम्प्लॉय डेटा, चेक कर लो इसमें क्या है। ये वाली फाइल आपके पास है नहीं, ठीक है, लेकिन ये वाला डेटा आपके पास है। ठीक है, क्लियर हो गया सब लोगों को? यहां पे चेक करो मेरे पास रिकॉर्ड कहां से है, 1 से लेकर के 40 तक, और यहां पे कहां से है, 15 से लेकर के 40 तक। तो एक काम करते हैं, हम यहां पर 1 से लेकर 15 तक के सभी रिकॉर्ड्स को परमानेंटली डिलीट कर देते हैं। तो अब हमारा उल्टा कर दिया मैंने, 15 के बाद के सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करना था। डन गाइस, फाइल को सेव करते। अब हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 14 तक है, और 14 के बाद के रिकॉर्ड हमारे पास शीट नंबर 2 पर है। इससे मैं अपना डेटा उठाने जा रहा हूं। फाइल का नाम आपको पता है, मल्टी शीट डेटा। हम पावर BI में गए, ये मेरा डेटा है और ये मेरी शीट है, ठीक है, फाइल है। इसमें मैंने अभी फिलहाल एक ही शीट के डेटा को उठा रहा हूं।
ये आपको पता है प्रीव्यू दिखाएगा। अब प्रीव्यू में मुझे कुछ नल भी नजर आ रहे हैं, राइट, जबकि नल नहीं है मेरे पास वहां पर, लेकिन फिर भी नजर आ रहे हैं, है ना। इट हैपेंस, एक्सेल वगैरह में होता है। पर ठीक है, मुझे यही चाहिए डेटा, और मैंने इसे क्या नहीं किया, लोड नहीं किया। अगर लोड कर दूंगा तो क्या होगा, एरर के साथ हो जाएगा। यानी कि अगर मैं लोड कर भी देता हूं तो क्या मैं चेंजेस कर पाऊंगा? बिल्कुल कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। लेकिन मुझे करना नहीं था, बट आपको दिखाने के लिए मैं फिर भी कर रहा हूं कि लोड होने के बाद भी आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप तब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली अगर डेटा में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करने तो आपको किसकी जरूरत है? पावर क्वेरी एडिटर की। और पावर क्वेरी एडिटर कहां से खुल सकता है गाइस? ट्रांसफॉर्म डेटा से। तो जैसे मैं ट्रांसफॉर्म डेटा में गया, मुझे कुछ नजर आया, और वो क्या कि चाहे आप चाहो या ना चाहो, पावर क्वेरी एडिटर तो बैकग्राउंड में हमेशा, क्योंकि क्वेरी का काम यही करता है, डेटा फेच करके लाने का काम पावर क्वेरी एडिटर ही करता है, राइट। तो अगर मैं यहां से डेटा रिमूव कर दूं तो, या फिर मैं पावर क्वेरी से डेटा रिमूव कर दूं तो, चेक करना कि अगर मैं पावर क्वेरी से डेटा रिमूव करूंगा तो मेरा पावर बीआई से भी डेटा रिमूव हो जाएगा, राइट। डिलीट किया, हाँ जी गाइस, पावर बीआई में भी डेटा अप्लाई चेंजेस करने होंगे मुझे, और यहां से डेटा क्या हो गया? खत्म हो गया। डू यू गेट इट नाउ? तो एक बार फिर से दोनों से इंडिविजुअली हटाना पड़ेगा तभी। नहीं, एक से किया मैंने एक से किया, है ना। ये किया हमने, मैं वापस से ले रहा हूं, लेकिन इस बार मैं किस पे क्लिक करूंगा गाइस? ट्रांसफॉर्म डेटा। ट्रांसफॉर्म डेटा करते साथ क्या होगा? पावर क्वेरी एडिटर ऑन हो जाएगा। अब जरा ध्यान देना कि पावर क्वेरी एडिटर कैसे काम करता है। मैंने ये किया, ट्रांसफॉर्म डेटा किया, अब मेरे सामने क्या ऑन हो गया गाइस? पावर क्वेरी एडिटर। तो आपको पता चला पावर क्वेरी एडिटर में उसमें क्या डिफरेंस है? स्क्रीन पे भी दिख रहा है ना। पावर क्वेरी एडिटर में आपको जिसे भी आप लोग टेबल बोलते हैं, उन्हें कभी भी टेबल नहीं बोला जाता, उन्हें क्या बोलते हैं? आप समझ में आया क्वेरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ओरिजिनली टेबल लेता ही नहीं है। इसने क्या किया, जो भी आपने किया वो किस फॉर्म में है? ये रही वो एम लैंग्वेज। आपको लैंग्वेज नहीं सीखनी, बिल्कुल डोंट वरी, आपको इस प्रोग्रामिंग को सीखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां सारे काम क्लिक 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 पे हो जाते, ठीक है। अब देखो, मैं एक दो चेंजेस करता हूं, सिंपल से कुछ चेंजेस करता हूं। जैसे कि मुझे लग रहा है यहाँ पर ये 2 वैल्यू नल आ रही हैं, राइट। और यहाँ पे कितने गाइस? ध्यान देना कितनी लाइनें अभी अगर काउंट करें तो हमारे पास 1 लेट हो गया, 2 3 4 5 लाइनें अभी। वैसे तो 3 है, लेकिन फिर भी 5 मान लो आप लोग। मैं एक काम करने जा रहा हूं, मेरे पास एक कमांड है जिससे मैं ब्लैंक रोज को हटा सकता हूं। मैंने क्या किया, यहाँ पर रिमूव रोज और इनको ब्लैंक को हटा दिया। गाइस, डिड यू नोटिस समथिंग? ठीक है। तो क्या पावर बीआई में डेटा आ गया? नहीं, पावर बीआई में डेटा अभी तक नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने उसे बोला ही नहीं कि आपको ये जो चेंजेस किए गए इनके साथ डेटा लोड करना है। तो इसने क्या किया? अभी कितनी लाइन थी? 5 थी ना। चेक करें अब कितनी लाइन है गाइस? एक बढ़ी क्या? 6 हो गई। चलो ठीक है, एक और कॉलम मुझे नहीं चाहिए। पहले तो एक तो काम कर रहा हूं मैं, कॉलम को हेडर बना रहा हूं। गाइस, कुछ और नजर आया? अब फिर चेक करें क्या हुआ। एक और लाइन ऐड हो गई। तो क्यों कर रहे हैं लाइन ऐड? बताओ। करेक्ट, वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोड लिखता जा रहा है कि जिस समय प्रोग्राम को लोड किया जाएगा, डेटा को लोड किया जाएगा, लोड करते हुए इस सोर्स के डेटा को सबसे पहले मुझे ये करना है, उसके बाद मुझे ये करना है, उसके बाद मुझे ये करना है। तो हर बार वो बता रहा है कि आपको जब चेंज लोड करना होगा डेटा, तो ये चेंजेस उसमें लोड करते हुए होने हैं। अभी कोई चेंजेस नहीं हुए, ये तो प्रीव्यू है। हमने पहले भी बोला है ये प्रीव्यू है। जैसे कि मैं फिर से कह देता हूं क्या, कि भाई ये जो कॉलम है, ये ब्लैंक वाला कॉलम नहीं चाहिए, हटाओ उसको। ये कॉलम भी नहीं चाहिए, हटाओ उसको। ये चाहिए लेकिन ये मुझे करेंसी में चाहिए, ठीक है, हटाओ उसको। इसका हमने क्या कर दिया, होल नंबर है, करेंसी जो भी करना था वो कर दिया। अब फिर से चेक करो, जितने चेंजेस तुम कर रहे हो उतने चेंजेस कहां आते जा रहे हैं, है ना। भाई मुझे ये वाला डेटा नहीं चाहिए, कौन सा, ज्वाइनिंग ईयर नहीं चाहिए, कॉलम हटाओ। वो तो मैं अभी सिखाऊंगा, अभी मैं आपको वो सिखा ही नहीं रहा हूं। मेरा कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है आपको दिखाना कि देखो क्या हो रहा है ना। तो यहां पर पावर क्वेरी एडिटर क्या कर रहा है, हर बार एक स्टेटमेंट लिख रहा है ना, आप जो भी कर रहे हो वो क्या कर रहा है। तो ऐसा क्यों नहीं है कि डेटा अभी पावर बीआई में आ गया? पावर बीआई में तो अभी भी डेटा नहीं है।
क्योंकि आपने इसे बोला ही नहीं कि मैं चेंजेस के साथ कंप्लीट कर चुका हूं, लाइक मैं एक और चेंजेस करने जा रहा हूं, मैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का डेटा रखने जा रहा हूं, बाकी हटा देते। तो क्या लगता है ओरिजिनल एक्सेल फाइल में मेरा सारा डेटा डिलीट हो गया? नहीं हुआ गाइस, मेरे ओरिजिनल फाइल में तो अब भी सब कुछ है, सब कुछ है, कोई चेंजेस मेरी ओरिजिनल फाइल में नहीं हुए, राइट। लेकिन जब मैं यहां जाकर के और इसको बोलता हूं क्या भाई जो भी चेंजेस मैंने किए ये सारे चेंजेस हमने अपने पास रिकॉर्ड कर लिए, और अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसे बोलना पड़ेगा कि भाई ये चेंजेस के साथ क्या करो, कोड देखने के लिए होता है। अगर आपको कोड की जरूरत है तो कोड देखने के लिए, ठीक है। प्रोग्रामिंग में एम लैंग्वेज कोड कैसे होते हैं उनको देखने के लिए, इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है, अभी पढ़ने वाली है थोड़ी देर बाद। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको कोड पे भी ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ ये समझना है। मैं क्या समझाने की कोशिश करूं कि पावर क्वेरी एडिटर काम कैसे करता है। अभी ना कोड पे ध्यान है ना पावर क्वेरी एडिटर पे ध्यान, भूल जाओ भी, ठीक है। लेकिन मैंने इतने सारे चेंजेस किए, क्या ये चेंजेस पावर बीआई में कहीं नजर आ रहे हैं? क्यों नहीं नजर आ रहे? क्योंकि आपने पावर बीआई को ये नहीं बोला कि जो भी चेंजेस हमने किए हैं अब उन चेंजेस को इंप्लीमेंट करते हुए डेटा को कहां पर लोड करो, पावर बीआई में लोड करो। तो जैसे ही मैं इसे बोलूंगा क्लोज एंड अप्लाई, तो यहां तीन चीजें आती हैं। पहला है क्लोज, मतलब चेंजेस मत लोड मत करो, पावर क्वेरी को बंद कर दो। मैंने इसे किया, पावर बीआई अब भी खाली मिलेगा, चेक करो खाली है ना पावर बीआई, कुछ नहीं है पावर बीआई में। क्यों? क्योंकि तुमने तो बोला ही नहीं कि भाई वो जो डेटा लेकर आए थे यार वो डेटा यार लोड कर दो। तो पावर क्वेरी एडिटर को फिर से ऑन करते हैं। दूसरा क्या मिला हमें, दूसरी कमांड है अप्लाई। अब यहाँ पे अप्लाई का क्या मीनिंग है? अप्लाई का मतलब है जो भी चेंजेस मैंने किए हैं वो सारे के सारे चेंजेस अप्लाई करके डेटा को पावर बीआई में लोड कर दो, पर पावर क्वेरी बंद नहीं होना चाहिए, राइट। और तीसरा क्या है, इसका क्या मतलब हुआ, पावर क्वेरी एडिटर को बंद कर दो और जितने चेंजेस किए उन चेंजेस के साथ डेटा को कहां लोड कर दो, चेक करो। पावर क्वेरी, हाँ डेटा चेक करो, इसका क्या आया, उतना ही रिकॉर्ड आएगा। अब देखो कि क्या मात्र ये रीजन है कोड करने का? नहीं, एक और रीजन है कोड करने का। कल को मेरा डेटा अपडेट, उस डेटा तो चेंज होता रहता है बार बार, तो क्या मैं फिर से सारे चेंजेस करूंगा? नहीं, आपको सिर्फ क्या करना होगा, अपने डेटा में चेंजेस करने होंगे, जो भी चेंजेस आपके हैं। इसलिए मैंने डेटा बनाया था। चलो तो सारे नहीं लेते, थोड़ा ही लेते है ना। मेरे पास नए रिकॉर्ड आ गए गाइस, ठीक है, ये ले लेते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, इनको यहां पर हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, आ गए नए रिकॉर्ड, सेव करते हैं। और लेकिन ये क्या मुझे वहां पर नजर आ रहे हैं? नहीं। क्या पावर बीआई में नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहे, राइट। क्यों नजर नहीं आ रहे? क्योंकि आपने इसे बोला ही नहीं कि सब कुछ रिफ्रेश करो। तो जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा ये क्या करेगा, ये वापस से मेरे सोर्स के साथ कनेक्ट करेगा, वापस से देखेगा कि पावर क्वेरी में क्या क्या चेंजेस किए गए थे और उन चेंजेस को दोबारा इंप्लीमेंट करके क्या करना शुरू कर देगा, डेटा को लोड करना शुरू करेगा। चेक करो, बेसिकली जैसे हमने पहले इनिशियली जो हमने वो लोड किया हो गया, उसके बाद जैसे हमने मान लिया वी आर डन फॉर दैट, उसके हमने 1 वीक बाद हमने कुछ चेंज कर डेटा सोर्स, तब भी ये उस सिंक कर लेगा, इट इज ऑलरेडी कनेक्टेड। इसीलिए तो आपने कोड में एक चीज ध्यान नहीं दी थी, क्योंकि मैंने बोला भी नहीं था। कोड में एक चीज ध्यान दो, सबसे पहली लाइन क्या है, पूरा पाथ उठा लिया है इसने कि अगर उस फाइल का पाथ, अब ये है नया वो रूल, अगर पाथ फाइल रीनेम कर दी तो रिफ्रेश नहीं होगा, डिलीट कर दी तो नहीं होगा। इसीलिए तो सर्वर रिकमेंड किए जाते हैं। डेटा फाइल क्यों नहीं रिकमेंड की जाती? क्योंकि वो बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। क्या रिकमेंड किया जाता है? सर्वर, राइट। तो अब आपने तो चेंजेस किए, तो एकदम नजर आ गए यहाँ पर भाई। हाँ जी, तो दोबारा कनेक्शन अभी एक ही देखो, यहां पर आप देखते हो कि आपने कितने कनेक्शन बनाए हैं, कितने कनेक्शन बने भी आपके पास, तो भी एक ही से कनेक्शन में चेंज होंगे तो दिखेगा, जब दूसरा कनेक्शन बनाओगे तो दूसरे को दिखाएगा। वो तो कनेक्शन बनाने पड़ते हैं ना, कितने कनेक्शन आपने बनाए इस फाइल के अंदर, वो डिपेंड करता है, राइट।
तो अब फिर से हमने क्या किया, एक्सेल के अंदर अपना डेटा फिर बदल दिया, बाकी के 28 के बाद जो एंट्रीज थी उनको फिर डाल दी हमने यहाँ पर, राइट। कंट्रोल सी करके अपना डेटा अपडेट करते हैं वापस, मेरा डेटा फिर से अपडेट हो गया। तो गाइस मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ क्या करना है, तो रिफ्रेश करने से फायदा क्या होगा, जितने कोड लिखे गए हैं वो कोड दोबारा एग्जीक्यूट होंगे कि भाई शीट पर जाओ, डेटा को लोड करते वक्त ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन ध्यान रखना, इसीलिए तो रिफ्रेश की डिमांड है ज्यादा। आया समझ में या नहीं आया? बिल्कुल ठीक है। अभी किसी को कोई डाउट? पावर क्वेरी के काम करने का तरीका समझ में आया कि ओरिजिनली पावर क्वेरी में कोई डेटा नहीं है, ये आपके डेटा का सिर्फ क्या है, प्रीव्यू है, राइट। अब ये प्रीव्यू में तो कम दिखा रहा है भाई, वो इसलिए तुमने पावर बीआई में रिफ्रेश किया था, पावर क्वेरी में थोड़ी ना किया, तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या मिलता है, रिफ्रेश प्रीव्यू। जैसे रिफ्रेश प्रीव्यू करोगे प्रीव्यू भी रिफ्रेश हो जाएगा, जबकि पावर बीआई में तो डेटा आ चुका था ना नया। तो बेसिकली ऐसा मतलब पावर बीआई रिफ्रेश तो बाय डिफॉल्ट ये रिफ्रेश नहीं, ये सिर्फ किसको एग्जीक्यूट करता है, इन कोड को एग्जीक्यूट करके पूरा डेटा फिर से उठा लेता है। तो यहां पर आपको वापस से प्रीव्यू को रिफ्रेश करना पड़ा। डी गेट इट नाउ गाइस? तो अब हमें समझ में आ गया कि पावर क्वेरी एडिटर क्या है, ETL टूल है। कौन सा? ETL, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म, पहले एक्सट्रैक्ट करो, ट्रांसफॉर्म करो, लोड कर दो। अब मैं आपको बता दूं, इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ETL पूछते हैं ना कि पावर क्वेरी एडिटर। डू यू नो द ETL? ओके, ETL इज ओनली पावर क्वेरी एडिटर, वही है, राइट। तो इंटरव्यू में आप लोगों से कोई क्वेश्चन नहीं करता कि पावर क्वेरी एडिटर क्या होता है, वो हमेशा ETL के बारे में पूछते हैं, हाउ डज ETL वर्क्स, व्हाट इज द ETL। अब आप कंफ्यूज आ रहे, ETL क्या है, तुम्हारा हुआ क्या किसी के साथ? नहीं हुआ ना अभी तक, लेकिन ये होता है। वेरी गुड। So ETL stands for extract, transform and load, and this is a tool that provides you the extraction of data, जहां से डेटा को एक्सट्रैक्ट करने का सोर्स वो देता है ये, और उसके बाद उसको ट्रांसफॉर्म करने का टूल देता है, एंड देन फाइनली लोड इट टू दी फाइल। डी गेट इट? पावर बीआई के अंदर डेटा लोड करने का। तो पावर क्वेरी एडिटर अपने आप में एक ETL है। डी गेट इट नाउ? और हाउ डज इट वर्क? क्लियर हो गया कि ये ओरिजिनली कोई डेटा कनेक्शन नहीं करता, ये डेटा कनेक्शन तो करता है, उसका ओरिजिनल डेटा फीड वो पैक करके नहीं लाता, ये सीधा 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 उसका प्रीव्यू जनरेट करता है। अभी डन? तो अब शुरू होता है आपका ओरिजिनल डेटा फैचिंग और पावर क्वेरी एडिटर की सारी एक्सप्लेनेशन। तो अभी हमने समझा, मैं इसको करने जा रहा हूं डिलीट, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। अब मैंने चेंजेस तो कर दिए यहां पर, तो सारे के सारे क्या हो गए, कोड ही उड़ गए। जब कोड ही नहीं है, लेकिन पावर बीआई में तो डेटा अब भी है। क्यों? क्या पूछ रहे हैं? जब पावर क्वेरी एडिटर में चेंजेस हुए हैं, क्या वो यहां अप्लाई करने हैं? अगर आप नहीं करोगे तो डेटा की कॉपी बनी रहेगी, क्योंकि पावर बीआई में तो ओरिजिनल डेटा इंपोर्ट होके आ जाता है, पता है बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट मोड काम करता है, इसलिए डेटा आ जाता है। तो अगर आपको चाहिए कि नहीं जो चेंजेस पावर क्वेरी एडिटर में हुए हैं वो चेंजेस यहां पर भी हो, तो फिर करेंगे आप, और उसके बाद आपको आपका डेटा यहां नजर आएगा। हाँ जी दिव्या रानी, आपने हैंड रेज किया। दिव्या? सर ये जो प्रीव्यू में सर सम ही डेटा आएगा ना ओरिजिनल डेटा का? नहीं समरी नहीं, अब वो मैं बताऊंगा, वो मैंने डिस्कशन नहीं किया अभी, ठीक है। अभी हमने सिर्फ गाइस ये समझा है व्हाट एग्जैक्टली द पावर क्वेरी एडिटर इज। इसके अलावा मैंने आपको कुछ नहीं समझाया। हाउ डज इट वर्क? तो जब हम इसका ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इसमें कुछ ही डेटा आएगा ना इसका? अब वही मैं बताने जा रहा हूँ, कुछ में कितना। ओके बोलो। बेसिकली हमने अभी पावर क्वेरी एडिटर से डेटा रिमूव कर दिया, बट फर्स्ट इज देयर इन पावर बीआई। सो अगर जैसे उससे रिमूव हो गए, लेकिन अभी हम जाके ओरिजिनल डेटा सोर्स पे कुछ एडिशंस करते हैं, तो क्या वो सिंक होगा? लिंक टूट गया, क्योंकि मेनली लिंक किसके थ्रू होता है? मीडिएटर कौन है यहाँ पर? पावर क्वेरी। बेचारा वो जो शादी करवाने वाला था वही गायब हो गया ना, रिश्ता आगे चलेगा कैसे? वो कैसे, इसलिए ये इसका यही मतलब कोई भी सोर्स भाई वो बेचारा बीच वाला भाग गया, तो तुमने डायरेक्ट कनेक्शन कर लिया तो बाहर चला गया, नहीं तो बीच वाला गया तो रिश्ता ही गया ना वो।
सीधी सी बात है, मैं इसीलिए वो एग्जांपल लेता हूँ, बड़ा अच्छा एग्जांपल है, उससे याद रहती है चीजें, है ना। चलो तो अब शुरू करते हैं हम लोग पावर क्वेरी एडिटर का डिस्कशन। आज से हमारा पावर क्वेरी एडिटर शुरू हो गया गाइस, और हो सकता है 2-3 क्लास में हमारा खत्म हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले पावर क्वेरी एडिटर के इंटरफेस को समझते हैं, उसके बाद हम पावर बीआई की बात करेंगे, राइट। सो डेटा इंपोर्ट करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप पावर बीआई से ही करें, आप पावर क्वेरी एडिटर से भी डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट। तो पावर क्वेरी, हाँ ठीक है। तो मैं डेटा इंपोर्ट करके लाऊं, कोई भी मेरे साथ नहीं करेगा, याद रखना। इसलिए इतनी देर से उनको बोल रहे थे, मुझे भी बोल देते, मैंने सुन लिया था बहुत देर पहले कि तो बोलूं क्या सर को, है ना, सीधा सीधा बोल देते। मैं सोचूं कि बोल दो मुझे डायरेक्ट, बोल ही नहीं रहे हो, आपस में डिस्कशन करे जा रहे हो। हाँ चलो ठीक, क्या कोई नहीं, बीच में वापस खोल दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, सीधे हो जाओ, सीधे। चलो गाइस, तो देखो गाइस, अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम आपको अगर सच में कुछ डेटा शेयर करना चाहते हैं तो मेरे पास कोई सर्वर नहीं है, अगर दूंगा भी तो उसकी परमिशन क्रिएट नहीं होंगी, इसलिए हमने क्या किया, आपको सारा डेटा सेट किस में दे दिया, एक्सेल में दे दिया। तो आपको पता है पीडीएफ से डेटा कैसे उठता है, सीएसवी से डेटा कैसे उठता है, ये सारे के सारे। तो अब हम डेटा उठाने जा रहे हैं और एक एक करके मैं डेटा पावर बीआई में कुछ लोड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कहां उठाऊंगा, डेटा क्वेरी में। तो सबसे पहले अब हर प्रॉब्लम को लर्न करने के लिए मैं क्या करने जा रहा हूं, पहले सीएसवी की उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे, जो डेटा याद है ना, कौन से वाला, डेमो अपडेटेड, है ना। ओपन करते हैं, इसमें कौन सी प्रॉब्लम आई थी, डेट वाली, है ना। तो यहां पर मुझे बाय डिफॉल्ट जो प्रीव्यू मिलता है सीएसवी फाइल का, वो कितने रिकॉर्ड का मिलता है, आप समझ में आया मैं क्यों नहीं आंसर दे रहा था उस समय के कितने का मिलता है, क्योंकि हर जगह प्रीव्यू अलग अलग है। पावर क्वेरी एडिटर में है ही 1000 का, ठीक है। ये क्या है, नेविगेटर विंडो है, नेविगेटर विंडो में कनेक्शन के हिसाब से बदल जाता है। तो यहां पर आपको प्रीव्यू किसका मिल रहा है, 200 रोज का मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबके साथ 200 का होने वाला है। तो यहां पर इसने बताया कि कॉलम के नेम नहीं आएंगे, हेडर क्योंकि आपने अनचेक कर दिया था, और मैंने क्या किया, ट्रांसफॉर्म डेटा। ट्रांसफॉर्म डेटा का मतलब है इसके कनेक्शन को पावर क्वेरी में स्टोर कर लो, बट अभी डेटा लोड नहीं होगा। अब यहां पर क्या हुआ, अब इस विंडो की बात करते गए। देखो हमने पहले भी बोला है कि ये विंडो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का प्रीव्यू दिखाती है, ओरिजिनली डेटा नहीं होता, यहाँ पे कोई डेटा आपके पास नहीं है। तो ये जो प्रीव्यू दिखा रहा है आपकी इस फाइल के साथ इसने कनेक्शन क्रिएट कर लिया, ये हो गया कनेक्शन क्रिएट, हो गया ना, राइट। और इसने कनेक्शन करके शुरू के 1000 रिकॉर्ड्स का प्रीव्यू दिखा रही है, बाय डिफॉल्ट हमेशा 1000 का होता है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। इसमें वही कहा था ना मैंने, वो नेविगेटर विंडो थी, नेविगेटर विंडो में वो अलग अलग है। पावर क्वेरी में हमेशा फर्स्ट 1000 रोज का ही प्रीव्यू आता है, ठीक है। फर्स्ट 1000 के बाद तो स्कैन भी नहीं करता, एंड डोंट वरी, मैंने अपने डेटा में ऐसा कुछ किया है कि फर्स्ट 1000 के बाद अगर प्रॉब्लम हो तो ऐसा होगा, नहीं होगा। तो इसलिए मैंने डेटा, इसीलिए मैं अपना डेटा यूज कर रहा हूं जिसमें मुझे पता है कि मैंने 3000 रोज के बाद प्रॉब्लम क्रिएट की है, आपको समझाने के लिए। सर अगर 1000 से कम रिकॉर्ड हो तो वो फिर नल वैल्यू के रूप में आएगा या उतना ही दिखाएगा? बिल्कुल, इसीलिए मैंने कई सारी टेम्पलेट के अंदर रिकॉर्ड सिर्फ 4-5 ही बनाए दिखाने के लिए, है ना। तो वहां पे नल भी उठा सकता है, तो एग्जैक्ट नंबर भी उठा सकता है। अभी इस वाली जो टेबल है इसमें 18,12,888 रिकॉर्ड है, इसने वो उनमें से सिर्फ कितने का प्रीव्यू दिखाया, 1000 का। तो इसे इसने बोला क्वेरी। अभी डेटा कहां से आया था, सीएसवी से, लेकिन ये यहाँ पे भी क्या बोल रहा है, क्वेरी बोल रहा है, राइट। तो ये है क्वेरी विंडो, क्वेरी पैनल, जिसे आप क्या कर सकते हो, मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हो। यहाँ पर आपको अलग अलग टैब्स दिए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज में आने वाले 2 टैब है गाइस, होम और द ट्रांसफॉर्म। देखो एक बड़ी अच्छी चीज है पावर क्वेरी एडिटर के साथ, आप एक चीज बड़ी नोटिस करोगे कि जितनी सारी कमांड यहां दी गई है वही सारी कमांड ट्रांसफॉर्म में भी है, कुछ कमांड छोड़ करके, और वही सारी कमांड राइट क्लिक पर भी है, कुछ कमांड छोड़ करके। मैक्सिमम लगभग 90% कमांड ट्रांसफॉर्म में, होम में और राइट क्लिक पर मैच करती है।
ये सिर्फ क्यों दी गई है? क्विक एक्सेस। कुछ लोगों को टैब पे जाके काम करने की आदत है, कुछ लोगों को राइट क्लिक पे जाके काम करने की आदत है। आप चाहे जहां से टूल यूज करो वो आपकी मर्जी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? तो मुझे भी आदत है राइट क्लिक करके काम करने की बहुत ज्यादा, तो आप चाहे जिससे यूज करो। तो ऐसा नहीं है कि आपको सेम कमांड मतलब सारी कमांड मिलेंगी, कुछ कमांड। तो ये क्विक एक्सेसिबिलिटी है। सेम कमांड को आप ट्रांसफॉर्म से यूज कर लो, सेम कमांड को आप फॉर्म से यूज कर लो, या सेम कमांड को आप राइट क्लिक से यूज करो, क्योंकि जितने ट्रांसफॉर्मेशन डेटा में है वो मिलेंगे इसी के अंदर, जो पॉसिबल है या हो सकते हैं। वेलकम टू ऑल दैट वन। नाउ दिस इज द प्रीव्यू। ये तो आपको पता चली गया गाइस, है ना? ये क्या है? दिस इज कॉल्ड क्वेरी सेटिंग्स। देखो अगर आप लोग ध्यान दें तो इसमें अंडू कमांड कहीं नजर नहीं आएगी, आपको कहीं भी नजर नहीं आएगी। अंडू है ही नहीं, कहीं पर नहीं है। पावर क्वेरी एडिटर में अंडू इसलिए नहीं है क्योंकि ओरिजिनली तो आप कुछ कर नहीं रहे ना। ओरिजिनली आप कुछ कर रहे हो, आप सिर्फ क्या कर रहे हो? एक कोड लिख रहा है ना? और कोड का अंडू ऐसे नहीं हो सकता। लेट्स से मैंने इसे डिलीट कर दिया, तो आप देखना कि यहां पर क्या होने वाला है। एक स्टेप ऐड हो गया, तो आपके पास यार अंडू नहीं है। यहाँ अंडू बेसिकली क्वेरी सेटिंग का पर्पस अंडू करना नहीं है, लेकिन अंडू भी अगर आपको करना है, आपको उस एक्शन पे जाकर उसके क्रॉस पे क्लिक करना होगा और अंडू हो जाएगा। क्यों हुआ चेक कीजिए। यहाँ पे क्या हुआ पहले ये देखो, यहाँ पर क्या हुआ? कितनी कोड है? एक है। फिर से डिलीट करते हैं, क्या हुआ? आ गई नई कोड। मुझे इसे अंडू करना है, या तो मैं इसे यहां से डिलीट करूंगा, मैं यहां से डिलीट कर दूं तो मुझे कोड में चेंज करने पड़ेंगे जो आपको आने चाहिए। अभी फिलहाल तो नहीं आते भाई, अभी क्या करेंगे? तो मैंने क्या किया, उसे वहां से चेंज करके यहाँ गया और यहाँ जाके जब मुझे क्रॉस का आइकन दिखा मैंने डिलीट कर दिया। तो क्या हुआ? कुछ दिखा? करेक्ट, इसलिए इसमें अंडू नहीं है। तो ये अंडू का भी काम करता है। कुछ लोग इसे रट लेते हैं कि अंडू करने के लिए है, ये अंडू करने के लिए नहीं। ठीक है, याद रखना ये क्या कर रहा है? स्टेप्स को रिकॉर्ड करके अपने पास रखता है। क्यों रखता है? कि जब रिफ्रेश करोगे तो ये सारे स्टेप दोबारा परफॉर्म इसी सिक्वेंशियल ऑर्डर में होने चाहिए। गेट इट नाउ? क्लियर हो गया सब लोगों को? नेक्स्ट गाइस, तो अभी एक और डेटा ले, ये सारे टैब समझ में आ गए होंगे, बाकी के टैब की डिस्कशन करेंगे। लेकिन अब मुझे डेटा फिर से चाहिए। डेटा के बाद मैं एक्सेल से उठा के ला रहा हूं, ठीक है? एक्सेल से जब मैंने ये वाला डेटा लिया, रिलेशनल डेटा जो आपको मैंने दिया भी है गाइस, ये आपके पास है, ओपन करते हैं तो आपको पता है एक्सेल में तो बहुत सारे टैब होते हैं, है ना? तो कौन से टैब का डेटा उठाना है ये भी आपको पता है। टेबल और टैब का डिफरेंस आपको पता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो क्या आपको ये कलर कोड चाहिए? करता है कि पावर क्वेरी एडिटर कैसे स्कैन कर रहा है डेटा को, पावर भी कैसे स्कैन कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कॉलम में कॉलम ब्लैंक कॉलम ऐड किए। इसमें किसमें? शायद इसमें। मेरे डेटा में ओरिजिनली कोई ब्लैंक कॉलम नहीं है, लेकिन फिर भी 2 कॉलम नजर आ रहे हैं।
ओरिजिनली मेरे पास कोई ब्लैंक कॉलम नहीं, मतलब ब्लैंक कॉलम तो है एक्सेल में बट ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ब्लैंक कॉलम नजर आ रहा है। यहां पर जाते हैं तो भी क्या मुझे ब्लैंक कॉलम नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ एक ही नजर आ रहा है। अब ये तो फिर प्रॉब्लम हो गई, राइट? तो यहां तो मुझे बड़े सारे नल वैल्यू नजर आ रही है। अब एक चीज और है, डिम रीजन, उसमें मुझे सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, लेकिन एक्चुअली यहां भी प्रॉब्लम है। नॉट ओनली नल वाली, एक अकेले नल की प्रॉब्लम नहीं है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, राइट? तो अभी आपको जो टेबल चाहिए पहले आप उनको ओके कीजिए और आप देखिए कि आपके पास क्या हुआ, सबके प्रीव्यू जनरेट हो गए। ये डेटा इंपोर्ट नहीं हुआ, सबके क्या बन गए? पावर क्वेरी एडिटर में सबके प्रीव्यू जनरेट हो गए। और प्रीव्यू कितने का हुआ? अगर 1000 से ज्यादा है तो 1000 का, और 1000 से कम है तो सिर्फ उस डेटा का जो आपका है। तो यहां पर ये साफ कह रहा है कि भाई यहां पर आपको शायद ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि आपका डेटा में कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। क्लियर है नाउ? फाइन। तो अब हमने डेटा इंपोर्ट कर लिया। अब हाँ, लेकिन अभी इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, राइट? अब आते हैं यहाँ पे नल दिख रहा है, राइट? तो यहां पर पावर क्वेरी एडिटर एक काम और करता है आपके लिए, एंड दैट इज कॉल्ड कॉलम प्रोफाइलिंग। क्या कहलाती है गाइस? कॉलम प्रोफाइलिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कॉलम प्रोफाइलिंग को लेकर के। व्हाट डू यू मीन बाय कॉलम प्रोफाइलिंग? पावर क्वेरी जब डेटा का प्रीव्यू जनरेट कर रहा होता है तो वो हर कॉलम को स्कैन करता है, एवरी कॉलम, आप चाहो या ना चाहो वो स्कैनिंग होती है, और वहां पर नॉनसेंस इंफॉर्मेशन को ढूंढा जाता है, यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो काम की नहीं है। अब इसके ढूंढने के अपने मेथड होंगे, ऐसा तो नहीं है कि सारी इंफॉर्मेशन ढूंढ लेगा ये, तो इसके भी अपने रूल है। और वो आपको पता कैसे चलता है? आप देखो, कॉलम के नाम के नीचे ग्रीन लाइन आ रही है, ये वाली आ रही है ना ग्रीन लाइन। तो ये कहता है कि भाई देखो, मैंने शुरू के 1000 रिकॉर्ड जब एक्सेस किए तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई। और मुझे कैसे पता चला? क्योंकि ये यहां तो ग्रीन लाइन है, लेकिन क्या यहां पर भी ग्रीन लाइन है? यहाँ पे ग्रीन लाइन बड़ी छोटी सी है ना, यानी कि अगर ग्रीन लाइन को छोड़कर कोई भी कलर नजर आ रहा है तो इस कॉलम में प्रॉब्लम है। बिल्कुल, ये हर कॉलम के लिए ऐसा कर रहा है, ठीक है? कंटिन्यूअस दिखा था क्योंकि सारे कॉलम मर्ज एक साथ, तो वो इसलिए कंटिन्यूअस नहीं एरर नहीं है एग्जैक्टली। गाइस, व्हेन यू आर नॉट टॉकिंग टू अस, प्लीज कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट। हाँ जी शिल्पी बोलिए। सर मेरे को एक बार वापस से वो स्टेप देखना था जो आपने सेलेक्ट किया ना अभी, ये सब आप वो कर रहे हो क्या? मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैंने चेक लगाया था। हाँ सर, यही सब एक बार वापस से वो नेविगेटर विंडो कैसे ओपन हुई थी वो एक बार फाइल सेलेक्ट करते हैं, नेविगेटर विंडो तो अपने आप ऑन होती है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं होता। ओके, और जो आप ये जो आ रहे हैं सब स्टोर और ये कंट्री वाइज, ये सब ये कॉलम्स नेम है क्या सर? हाँ, ये कॉलम के नेम है। ओके सर, चलिए। तो गाइस, मैंने ये सारी टेबल उठा ली यहाँ पे। हाँ जी बोलो। ये कॉलम के नेम नहीं है, ये क्या है? टेबल के नेम है। हाँ जी बोलो। सर बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है सर अभी भी। हाँ, मैं भी वही बोल रहा हूँ कि कोई है, नहीं तो फिर मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा। लक्ष्य हाँ ठीक है, नहीं तो मैंने आपको क्लास के बाहर कर देना था। जब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट, अगर आप हमसे बात नहीं कर रहे हैं तो अपने आप को भी म्यूट पर रखिए सब लोग, ठीक है गाइस? तो यहां पर मुझे क्या पता चला कि पावर बीआई बिना मेरे बोले भी स्कैनिंग कर रहा है कि कहीं कॉलम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब यहां पर ये बताने की क्या कोशिश करे, आपने इसको गलत इंटरप्रेट किया है, तो समझिए इसको। ये कह रहा है कि भाई मैंने शुरू के 1000 रिकॉर्ड स्कैन किए, मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं है। तो अब वो पता कैसे चलेगा? इसके बाद हाउवर करो, क्या हुआ? कोई जीरो नजर नहीं आई और कोई एम्प्टी नजर नहीं आया। बट क्या ये हर टेबल में ऐसे ही है? तो इसने इस कॉलम को स्कैन किया, इस कॉलम को स्कैन किया, इसने सारे कॉलम स्कैन किए, इसलिए इसका नाम है कॉलम्स प्रोफाइलिंग। कॉलम प्रोफाइलिंग क्यों? चाहे 1000 कॉलम हो, ये डिफॉल्ट ही हर कॉलम को स्कैन करता है। नॉनसेंस, मतलब जो एक्चुअल नहीं है कोई भी। हाँ, कैसे
वी कम टू दैट वन। इसीलिए तो ये डेटा बनाया गया सर, बड़ा सोच समझ के डेटा बनाया गया। यहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है ना? यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नजर आई? चेक करें, बिल्कुल आई है। अच्छा इस वाले में नहीं होगा, सॉरी वो अलग में होगा। यहाँ पर देखो जरा, कोई प्रॉब्लम नजर आया? मिला सर यहाँ पे भी कुछ? एम्प्लॉय आईडी में कुछ प्रॉब्लम है? बिल्कुल है, ठीक है। डेट टेबल में कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या हुआ? यहां ग्रीन है क्या? अगर ग्रीन नहीं तो प्रॉब्लम है। यहां पर एक कॉलम में तो दिख रही है ना साहब, एक सही दिख रहा है। डोंट वरी, अभी आपको और मिल जाएगा। अब देखो यहां पर क्या होने वाला है। यहां तो पूरी की पूरी प्रॉब्लम है और यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि ग्रीन पार्ट का मतलब है इतना डेटा बिल्कुल वैलिड है। और ये स्कैनिंग सिर्फ किसकी कर रहा है? फर्स्ट 1000 की, लेकिन उसमें 1000 रिकॉर्ड ही नहीं है। उसमें मिलाकर की 667 एंट्रीज है, तो इसने 667 एंट्रीज स्कैन की। भाई जब 1000 से कम होंगे तो जितना होगा उतना करेगा। उसमें भी इसे प्रॉब्लम नजर आई। तो हो सकता है कोई एक रिकॉर्ड ब्लैंक हो, या हो सकता है नीचे क्या आ गया हो, एम्प्टी आ गया हो, 3-4 रिकॉर्ड, है ना? तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ग्रीन हमेशा ही रहने वाला है, या हमेशा ही आपको रेड मिलने वाला है, या आपको पूरा का पूरा ग्रे हमेशा मिलने वाला है। ये आपकी सिर्फ 2 चीजों में आइडेंटिफिकेशन कर रहा है। कौन कौन सी? ब्लैंक है या नहीं है, और प्रॉब्लम है या नहीं, राइट? कोई एरर तो इंपोर्ट नहीं हो गई। तो ये आपको हर टेबल के लिए स्कैनिंग करके दे रहा है। अब यहां देखो, है ना, बहुत कम वैलिड डेटा है और बाकी इनवैलिड डेटा है, राइट? तो ये कहलाई कॉलम प्रोफाइलिंग। डू यू गेट इट ऑल अबाउट द कॉलम प्रोफाइलिंग? क्या होती है ना? राइट। नाउ गाइस, इस कॉलम प्रोफाइल को भी आप कंट्रोल कर सकते हो। कैसे? देखो यहां पर हो क्या रहा है, अगर आपको कहीं भी रिकॉर्ड पे जाना पड़ रहा है तो वो मिल तो रही है, लेकिन कितने रिकॉर्ड वैलिड है, कितने रिकॉर्ड इनवैलिड है, इसे देखने के लिए आपको माउस को यहां ले जाके क्लिक करना पड़ रहा है ना, हाउवर करना पड़ रहा है। तो इन्होंने क्या किया, व्यू टैब में आपको कमांड दे दी विद द नेम कॉल कॉलम क्वालिटी। जैसे आप कॉलम क्वालिटी पे जाओगे, उसका एनालिसिस ऊपर हर टेबल पर ऐड कर दिया जाएगा कि भाई मैंने स्कैनिंग की, मुझे 100% वैलिड डेटा मिला, कोई एरर नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब हम आते हैं टेबल इस पर, तो मुझे पता चला 99% डेटा वैलिड है, लेकिन 1% डेटा में प्रॉब्लम है, राइट? कोई डाउट एवरीवन? राइट? तो ये बाय डिफॉल्ट इसने क्या किया, हर टेबल के हमने देखो स्कैनिंग करके उसकी बता रहा है, रिजल्ट दिखा रहा है कितना, 2% वैलिड डेटा, 98% एम्प्टी है, राइट? एरर नहीं है, एरर है नहीं है, एम्प्टी है, राइट? यहां पर क्या सीन है, यहां पर भी डेटा वैलिड ही लग रहा है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि डेटा अगर वैलिड लग रहा है तो वो वैलिड होगा। हो भी सकता है हो, नहीं भी हो सकता है ना हो। तो इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? तो अब आपको जरूरत पड़ी डेटा को ट्रांसफॉर्म करने की। तो अभी तक हमने सिर्फ क्या की, डेटा की स्कैनिंग की है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे कैसे करेंगे? देखो आप ये अच्छे से जान गए हो कि जो भी कमांड आप यहां से लगाओगे वो एक कोड लिखेगा बैकग्राउंड में, एम लैंग्वेज कोड। कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको लगता रहेगा कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, लेकिन ओरिजिनली वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने, है ना? गाइस देखो एक रिक्वेस्ट है सब लोगों से, जो लोग भी ऑनलाइन अपना सेशन लेंगे, कल अगर किसी के भी नाम के पहले या उनके नाम के बाद उनकी ड्यूकेट आईडी नहीं हुई, तो मैं उन्हें ऑनलाइन सेशन अलाउ नहीं करूंगा। कल से आप सभी लोगों के नाम के आगे जो लोग भी यहाँ पे सेशन ले रहे हैं, उन सब के पास ड्यूकेट की आईडी होना या तो नाम के पहले या नाम के बाद बहुत जरूरी है। तो जब आपसे नाम पूछता है टीम्स, आप नेम लिखते हुए उसके आगे अपनी ड्यूकेट की आईडी भी डालेंगे। क्लियर है सब लोगों को? ललिता, ललित, सब लोग? यस सर। यस सर। ठीक है, आज अलाउ है, कल से मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा अगर उनकी ड्यूकेट आईडी उनके आगे नहीं है तो। अनामिका याद रखना, आपको भी डालना है, ठीक है? चलो गाइस, डू वी ऑल गेट दैट? नेक्स्ट बात करते हैं कि अब इसको डेटा क्लीन कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको ये ढूंढना है कि क्लीनिंग। हाँ जी सर, मेरा शो नहीं हो रहा है क्या ड्यूकेट आईडी? अभी तो मैंने नहीं यार, आपकी बता नहीं रहा हूँ, मैंने बता रहा हूँ बस, ठीक है? मैंने देखा ही नहीं आपका, क्योंकि मुझे याद था आपने पहले नाम से किया था, अब हो रहा होगा, ठीक है?
और ये शॉर्ट नेम नहीं ना, शॉर्ट नेम में भी तो मुझे कंफ्यूज होता है, एएन कौन है? सर मैं ही हूँ और डुकेट आईडी डाली हूँ। हाँ नहीं नाम, अभी आपकी डुकेट आईडी मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है ना, तो नाम भी तो लिखो। अगर मुझे आपको कॉल करना है मैं क्या कहूंगा, एएन कॉल कर, एएन बोलूं आपको, कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है चलो। सो गाइस यहां पर डेटा क्लीनिंग करने के लिए अब पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मुझे क्लीनिंग क्या करनी है। तो चलिए एक एक करके क्लीनिंग शुरू करते हैं। राइट, नंबर 1, क्या इस टेबल में ये तो मुझे एकदम वैलिड लग रही है, तो अभी इसको तो छोड़ देते हैं। अभी लग रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि है, ये भी वैलिड नहीं है, लेकिन अभी के लिए इसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। राइट नाउ, लेकिन एक प्रॉब्लम तो अब भी नजर आ गई मुझे। क्या? ये तो क्या था, स्टोर की आईडी है, और ये क्या आ गया, यहां तो पहली प्रॉब्लम नजर आ गई ना। यहां कॉलम का नाम क्या है? तो आपको नहीं लग रहा कि जैसे कि ये क्या हो गया, कॉलम की हेडर था, तो ये तो पावर बीआई गलत कर रहा है हमारे लिए, कॉलम हेडर को उसने रिकॉर्ड बना दिया। तो पावर बीआई कहता है कि डोंट वरी, आपके पास ऑलरेडी कमांड है, चेक करो अंडर द होम टैब क्या मिला गाइस। तो उल्टा भी है, गलती अगर हो गई, क्या हेडर बन गया, फर्स्ट रिकॉर्ड अगर हेडर बन गया तो उल्टा भी है। तो अभी हमने क्या किया, यही सेम कमांड मुझे यहां भी मिल रही है, तो अब क्या हुआ, अपने आप ही आ गए। तो यही सेम कमांड मुझे ट्रांसफॉर्म में भी मिल रही है, ये रही। मैंने कहा था ना एक ही कमांड अलग अलग लोकेशन पर है। तो अब मुझे हर एक टेबल में जाकर वेरीफाई करना पड़ेगा कि इसके हेडर तो वो नहीं हो रही प्रॉब्लम, अगर हाँ तो मैं इसे यूज करूंगा और नहीं तो नहीं करूंगा। तो यहां प्रॉब्लम है, बिल्कुल है, इसको भी करना चाहिए। इसमें प्रॉब्लम है, बिल्कुल है, इसमें भी करना चाहिए। एक एक टेबल को वेरीफाई करना पड़ेगा और एक एक टेबल पर आपको करना पड़ेगा, समझ गए। हर टेबल का ट्रांसफॉर्मेशन, क्वेरी का ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल अलग से होता है, क्योंकि पावर क्वेरी उठाते वक्त तो डेटा ऐसे उठा रहा है, तो आप उसको बोल रहे हो कि भैया तुम चाहे डेटा जैसे उठाओ, मुझे तो फर्स्ट रो को क्या बनाओगे, हेडर बनाओगे। ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस वन। अब ऐसा भी पॉसिबल है आपको टेबल चाहिए ही नहीं, है ना, तो नहीं चाहिए, एक्चुअली में मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अभी नहीं, फिलहाल के लिए मैं इसे क्या करूं, डिलीट। जैसे डिलीट किया गाइस, तो ये मेरे सोर्स का कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। अब मैं उस टेबल का डेटा यूज नहीं कर पाऊंगा। अगर मुझे गलती से कोई टेबल डिलीट हो गया, मुझे दोबारा उसे यूज करना है, तो तरीका एक ही है कि उसे दोबारा ही डिलीट, पूरी टेबल, पूरी क्वेरी डिलीट कर दी। तो अगर मैंने गलती से कोई क्वेरी डिलीट कर दी, तो मुझे उसे वापस यूज करने के लिए दोबारा से इंपोर्ट करना पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका नहीं। यहाँ रीसेंट तो वो है जो मैं बार बार कनेक्ट करता रहता हूं। अगर मैंने रिसेंटली कोई कनेक्ट किया था, तो ये मुझे दिखाएगा कि आपने रिसेंटली उसके साथ कनेक्शन किया था, लेकिन वो टेबल का कनेक्शन थोड़ी ना है, वो तो फाइल। नहीं, कोई तरीका नहीं, दोबारा ही इंपोर्ट करना पड़ेगा। राइट, तो कस्टमर डिटेल्स में हेडर की प्रॉब्लम सॉल्व, डेटा टेबल में हेडर की प्रॉब्लम सॉल्व, यहां पर भी हेडर की प्रॉब्लम सॉल्व, एम्प्लॉय डिटेल में भी हेडर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, प्रोडक्ट डिटेल्स में भी नजर आ रही है हेडर की प्रॉब्लम। तो करते हैं यूज हेडर एज अ फर्स्ट रो, इसमें भी मुझे नजर आ रही है। देखो आपको आपका मैंने क्या कहा था, किसी भी डेटा एनालिसिस के लिए सबसे पहले जरूरी है उसके डेटा की अंडरस्टैंडिंग। अगर मुझे मेरा डेटा नहीं पता ना, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, ये हेडर है नहीं है। हमेशा बोला जाता है कि जब भी कोई डेटा आप यूज कर रहे हैं, सबसे पहले डेटा समझिए, आपका डेटा क्या है, क्योंकि जब आप एक बार डेटा समझ जाएंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे। अगर डेटा ही नहीं समझे तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। स्टोर डिटेल्स में, हाँ इसमें भी सेम प्रॉब्लम है। कलर कोड्स में, इसमें तो कुछ और ही नई प्रॉब्लम है। क्या इसमें तो भाई 2 बार करना पड़ेगा कॉलम में, दो हेडिंग आ रही है इसमें। रो हाँ, सेकंड जो उसको बना देंगे हेडिंग। ठीक है, बिल्कुल, एक तो तरीका ये हो गया। तो इसको अभी थोड़ा होल्ड करते हैं, क्योंकि इसको भी हम करेंगे। अभी एक प्रॉब्लम ये सारी क्रिएट की गई है आप लोगों के लिए, सोच समझ के क्रिएट की गई कि क्या क्या प्रॉब्लम डेटा, मैंने वो सारी प्रॉब्लम क्रिएट की है गाइस एक्सेल फाइल के अंदर, जो आपको आपके डेटा सोर्स में मिल सकती है। इससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम आपको कभी मिलेगी नहीं जो मैंने बनाई। इसलिए ये डेटा आपको दिया गया है, इसे फॉलो करो। ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो मैंने यहां नहीं क्रिएट की, जो आपको आपके डेटा में मिलेगी। ठीक है, बड़ा टाइम लगा था भाई इसे बनाने में, हमें थोड़ी ना बनाया था।
चलो, तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई गाइस। अभी भी हमारी एक प्रॉब्लम बची है, कौन से वाली? ये वाली। तो अब इसके लिए क्या है, देखो इसके लिए पावर बीआई ने कहा कि हमारे पास अननेसेसरी रोज और अननेसेसरी कॉलम्स को रिमूव करने के भी ऑप्शंस हैं। अंडर दी होम टैब आपको दो ग्रुप नजर आ रहे होंगे, एक का नाम है मैनेज कॉलम्स और दूसरे का नाम है रिड्यूस रोज। जब भी आप लोगों को अननेसेसरी कॉलम्स और अननेसेसरी रोज को रिमूव करना हो तो आप इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो जैसे कि इस टेबल में मुझे कोई भी कॉलम अननेसेसरी नहीं लग रहा है। यहां अननेसेसरी कॉलम का मतलब सिर्फ ब्लैंक कॉलम से नहीं है, वो कॉलम जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है, आपको पता है कि कॉलम कहीं यूज नहीं होने वाला, तो उसको हटाया और डिलीट कर दिया। तो क्या इस टेबल में मैं अगर अपने डेटा को समझूं, क्या मुझे इस टेबल में कहीं भी कोई ऐसा कॉलम है जिसकी जरूरत नहीं है? मुझे सबकी जरूरत है, इसमें मैं एक भी डिलीट नहीं कर रहा हूं। तो कॉलम से शुरू करते हैं, राइट। सेकंड पे क्लिक करते हैं, इसमें ऐसा कुछ नजर आ रहा है, मुझे इसमें भी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा जिसे मैं यूज नहीं करने वाला हूं, राइट। करूंगा मैं इसमें सारे यूज। इसमें ऐसा कुछ नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि यहां पर हमारे पास कोई ऐसा कॉलम, एक्स्ट्रा कॉलम नहीं है जिसको मुझे, या डायल कोड, यार मुझे नहीं लगता कि कभी कोई डायल कोड के ऊपर कोई एनालिसिस करने के लिए पूछ सकता है, जब तक कि वो कोई ट्रैफिक व्रैफिक या फिर डिलीवरी से रिलेटेड ना हो। अगर आप किसी क्या कहते हैं उसको कुरियर कंपनी में काम कर रहे हो तो वहां डायल कोड की जरूरत पड़ सकती है, टेलीफोन एक्सचेंज में काम कर रहे हो तो वहां जरूरत पड़ सकती है। बट जो डेटा मेरे पास है वो सेल्स एंड प्रॉफिट से रिलेटेड है, मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी डायल कोड की जरूरत पड़ने वाली है ना। हटा दे इस कॉलम को। तो तीन तरीके हो गए, एक तो मैं सीधा राइट क्लिक कर दूं और यहाँ पे क्या कर दूं, रिमूव कर दूं, डन। आसान है, लेकिन गाइस अब है समझने वाली बात। अब तुम्हें कोड समझ में आएगा, कोड क्यों मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा था। अब आते हैं उस कॉन्सेप्ट पर, पहले देख लो अभी कोड क्या है ना गाइस। सबसे पहले कोड देख लो, समझ लो, उसके बाद बात करेंगे। अभी कोड में कुछ समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं एक्शन लगाऊंगा तुरंत उस कोड को समझने की कोशिश करना। मैंने डायल कोड को सेलेक्ट किया, रिमूव किया, तो ऑब्वियसली एक एक्शन ऐड हो गया। अब जरा कोड समझने की कोशिश करो। ओनली एंड ओनली रिमूव कॉलम्स। क्या है रिमूव कॉलम? कौन सा? डायल कोड। यानी कि मेरे डेटा को लोड करते हुए कौन सा कॉलम रिमूव करना है? डायल कोड, राइट। नाउ अंडू करके एक और तरीका है हमारे पास रिमूव करने का। यहां भी तो ऑप्शन है हमारे पास, रिमूव कॉलम। अब जरा इसे करते हैं, रिमूव कॉलम यहां से करते हैं। कोड फिर से चेक करो, वहां पे सिलेक्ट करके ऊपर से रिमूव कॉलम पे। हाँ जी, यहां पे देखा, ये भी क्या लग रहा है गाइस, ये भी ऐसा सही लग रहा है जैसे कोड वो था। चलो सेम है। एक और तरीका है इस कॉलम को रिमूव करने। डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, क्यों और कैसे वो बताऊंगा। यहां पर आपको एक और कमांड दी गई है, चूज कॉलम। चूज कॉलम का मीनिंग क्या हुआ कि आप देखो, हेडर बनाने से मुझे फायदा हो गया। अगर यहां पे ऐसा कोई कॉलम है जो मेरी मर्जी का नहीं है, तो यहां तो सारे लग रहे हैं मेरी मर्जी के। जरा इस टेबल में आओ, इसमें चूज कॉलम का फायदा आपको नजर आएगा हेडर बनाने के बाद का। क्या कॉलम नंबर 11 और 12 नहीं चाहिए, राइट। अब ये कॉलम हमारे डेटा में लोड, लेकिन इसके साथ एक नई प्रॉब्लम भी तो आ गई। आप जरा कोड पढ़ो, क्या हुआ है कोड। चले नहीं गए, पढ़ो इसे, दोबारा समझो। हमने क्या किया, चूज कॉलम किया, राइट। मैंने किसको अनचेक किया, मतलब मुझे ये दोनों कॉलम नहीं चाहिए।
जिन सब पर चेक लगा है वो सारे कॉलम चाहिए। तो अब कोड समझो, बार बार मैं जो कोड पे यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ उसके पीछे का कुछ रीजन है, एम ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। समझो कोड को, क्या लिखा है कोड के अंदर, ये कॉलम रहना चाहिए, ये कॉलम रहना चाहिए, ये कॉलम रहना चाहिए, ये कॉलम रहना चाहिए। अब इससे क्या कोई प्रॉब्लम हुई क्या? हमें पता नहीं कि कौन सा हट गया अगर कोड के हिसाब से जाए तो। गाइस इसके अलावा एक और प्रॉब्लम हो गई है। कल को अगर मेरे सोर्स में मैंने ही कोई नया कॉलम ऐड कर दिया सोर्स में, तो क्या वो यहां पे ऐड होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉलम के नाम फिक्स हो गए कि यही कॉलम रहने चाहिए। अब समझ में आ गया? तो ये कमांड कौन सी यूज करनी है वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या मुझे फ्यूचर में जो कॉलम ऐड होंगे वो अलाउ करने हैं यूजर को। अगर वो अलाउ करने हैं तो आप चूज कॉलम का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि चूज कॉलम करते क्या हो गया, सिर्फ यही कॉलम रहेंगे, आगे चाहे 50 कॉलम और आ जाओ वो कभी इंपोर्ट चूज कॉलम इसके में डिफाइन कर देना कि मुझे ये कॉलम चाहिए। हाँ, अगर फ्यूचर में मेरे, क्योंकि देखो आप रिफ्रेश करते हो तो सोर्स में क्या हुआ, रिकॉर्ड ही थोड़ी ना, कॉलम भी तो ऐड हो सकते हैं, बिल्कुल है ना। तो कमांड को सोच समझ के यूज करना है कि मुझे चूज कॉलम यूज करनी है या मुझे कुछ और करना है। अभी गो टू कॉलम क्या है? गो टू कॉलम कुछ नहीं गाइस, ये सिर्फ कॉलम पे जंप करने के लिए कि मैं इस कॉलम पर हूं यार, इसकी जगह ना इस कॉलम पे जाना है, स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सीधा पहुंच गया उस कॉलम पर। नहीं तो मुझे स्क्रॉल करना पड़ता था ना बार बार। तो पहला कौन सा समझ में आ गया, चूज कॉलम और गो टू कॉलम। रिमूव कॉलम समझ में आ गया। एक और भी सिचुएशन होती है, क्या भाई, मेरे टेबल के अंदर मुझे ये कॉलम और ये कॉलम ये चाहिए, बाकी अब 150 कॉलम है यार, कहां का एक कॉलम ढूंढता फिरूं। तो हमने क्या किया, इन सबको सेलेक्ट किया, कौन सा बोल दिया, या फिर राइट क्लिक भी काम करेगा। मतलब क्या हुआ इसका, जिनको सेलेक्ट किया है उनको छोड़ो और बाकी के सारे कॉलम डिलीट करो। लेकिन कोड देखो इसके बाद, जहां क्या आया फिर से, तो फिर से क्या प्रॉब्लम हो गई, अगर फ्यूचर में कोई नए कोड कॉलम्स ऐड हुए तो वो यहां नहीं आएंगे। आपको यही समझना है गाइस कि आपको सेलेक्टेड कॉलम नहीं चाहिए, कि फ्यूचर में कोई ऐड कॉलम हो तो वो आ जाना चाहिए, लेकिन ये कॉलम कभी नहीं आना चाहिए। वही बता रहा हूं। तो एक रिमूव हो गया, एक क्या हो गया हमारे पास, दूसरा चूज कॉलम हो गया, गो टू कॉलम हो गया, और तीसरा हमारा कौन सा हो गया, रिमूव कॉलम। का क्या मतलब है, मुझे ये कॉलम चाहिए, ये कॉलम चाहिए, ये कॉलम चाहिए, इसके अलावा कोई कॉलम नहीं चाहिए। भैया कभी कभी आपके पास डेटा में बहुत ज्यादा कॉलम्स होते हैं जबकि काम के सिर्फ 3 है, बाकी रखना ही नहीं है मुझे, तो वो कॉलम मुझे नहीं चाहिए। तो अब एक एक करके उनको सिलेक्ट करना भारी होता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक कॉलम यहाँ पे तो एक कॉलम का है एंड में है, तो उसकी वजह क्या करके सेलेक्ट करके बाकी को क्या कर देंगे हम लोग। लेकिन अदर कॉलम के साथ डिफिकल्टी क्या आ गई, देखो आपको मैंने क्या कहा, आपका डेटा आपको पता होना चाहिए। अगर आप श्योर है, कभी भी ऐसा हो सकता है कि डेटा में नए फील्ड आएंगे तो उस समय रिमूव अदर कॉलम आपके लिए प्रॉब्लम कर सकते हैं। हाइड भी कर सकते, एक्सेल में होता है हाइड, फिर नहीं कर सकते, यहाँ ऐसा नहीं होता, ये एक्सेल नहीं है, ठीक है, या तो हटाओ या फिर रखो, सीधी सी बात, ठीक है। तो रिमूव अदर कॉलम समझ में आ गया सब लोगों को, कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी। तो हमने यहाँ पर ये वाला कॉलम नहीं चाहिए, मतलब मैं बाकी के कॉलम तो आ जाए अगर फ्यूचर में कभी आते हैं, लेकिन ये दोनों कॉलम नहीं चाहिए, इसलिए मैंने किया। आप समझ में आ गया क्यों किया, क्योंकि कम से कम मेरा जो कोड है वो मुझे अलाउ करेगा, ये जो दोनों कॉलम है ये इंपोर्ट नहीं होंगे, लेकिन अगर फ्यूचर में कभी कोई नया कॉलम ऐड होता है तो वो आज मुझे सिर्फ डेटा मिले। डू वी गेट इट नाउ, करेक्ट नाउ। तो यही मुझे यहाँ पे भी लग रहा है, तो यहाँ पर भी मैंने क्या देखा, एक कॉलम मेरे लिए प्रॉब्लम कर रहा है, बाकी नहीं कर रहा, तो मैं एक कॉलम को डिलीट करता हूं। डन। यहाँ इस टेबल में कोई ऐसा कॉलम है जिसे मुझे रिमूव करना है, कॉलम तो नहीं लग रहा मुझे यहाँ पे, कॉलम तो यहाँ भी नहीं लग रहा मुझे, ये लग रहा है, ये तो एरर, ये तो चाहिए ही नहीं मुझे, तो ठीक है हटाओ इसको भी। अब समझ में आपको, तो वही कॉलम रखना है जिसको आपको लग रहा है कि इसके बेस पर कोई एनालिसिस, @ वगैरह को पावर क्वेरी ऐसे ही पढ़ता है एरर के साथ, है ना। लेकिन अगर मुझे चाहिए वो कॉलम, वेलकम टू दैट वन, उसमें टेक्स्ट बना के काम करेंगे। फिर अगर आपको चाहिए
तो इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करके आप इसे एज ए ईमेल आईडी यूज कर पाएंगे, जबकि मुझे खुद को जरूरत पड़ेगी ईमेल आईडी वाले की, कॉन्सेप्ट। तो फिलहाल के लिए मैं हटा रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे इसे रखना नहीं है, मुझे रखना है, ये अभी नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि बीच में हम पावर क्वेरी एडिटर एक बार में खत्म नहीं होगा, फिर पावर बीआई पे काम शुरू करके वापस पावर क्वेरी पे आना पड़ेगा, एक बार आना पड़ेगा। दैट्स हाउ वी यूज्ड टू वर्क, राइट? तो अब यहाँ पे कोई ऐसा कॉलम लग रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा कोई एक कॉलम ऐसा भी है जिसमें प्रॉब्लम है, ये तो ठीक लग रहा है मुझे, ठीक है? इससे कोई सीरियल नंबर क्या करना है यार, कस्टमर की सीरियल नंबर को रख करके काउंट तो मैं काउंट फंक्शन से काउंट कर लूंगा, इसको भी हटाते हैं, पर मैं अभी फिलहाल इसको भी किसी और रीजन के ऐसे मॉडलिंग के अंदर, नहीं मॉडलिंग के अंदर समझ में आएगा, ठीक है? डेट टाइम में ये तो नल कॉलम है, इसको तो हटा ही देते हैं, है ना गाइस? नाउ इसमें कुछ ऐसा लग रहा है, यहाँ तो एक नल कॉलम है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए ना? नहीं हुई गाइस, क्या नहीं हुई यार? वो ब्लैंक कॉलम तो हट गया, लेकिन यहाँ तो अभी भी प्रॉब्लम है ना? पहले कॉलम की कहानी खत्म करते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे रोज की कहानी। ये तो मुझे सही लग रहा है, कॉलम की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट यहाँ कॉलम की कोई प्रॉब्लम है, हाँ एक कॉलम की प्रॉब्लम है, बाकी किसी की नहीं है। पहले कॉलम ये दोनों हम कर ही चुके हैं, स्टोर में ऐसा कोई कॉलम, स्टोर डिटेल्स में ऐसा कोई कॉलम नहीं है, सब ओके लग रहा है। कलर कोड में ऐसा कोई कॉलम नहीं है, और टोटल सेल्स टारगेट में ऐसा कोई कॉलम नहीं है। बाकी सब कुछ मुझे कॉलम की भी प्रॉब्लम हमने क्या कर ली, सॉल्व कर ली। लेकिन अब हुआ रोज का प्रॉब्लम, पहले एक एक करके रोज में चलते हैं। यहां मुझे रोज में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है, लेकिन क्या यहां नजर आ रही है? नहीं, यहां भी नहीं आ रही है, भी सही लग रहा है मुझे तो। इसमें लग रहा है, इसमें भी नहीं लग रहा, इसमें कोई लग रही है, इसमें भी नहीं लग रही। डेट एंड टाइम में लग रहा है, ये भी ग्रीन आना है, परफेक्ट। इसमें लग रहा है, हाँ इसमें लग रहा है ना? तो यहां पर जब मुझे लगा कि प्रॉब्लम है, तो मुझे मिले कुछ ऑप्शन रिड्यूस रोज के अंदर। पहला है कीप रोज। देखो अगर आप चाहते हो कि लेट्स गेट टू दिस वन, कि मेरे पास सिर्फ भाई ये डेटा लग रहा है, अब मेरे पास 11 क्या है, रिकॉर्ड्स हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं, कीप टॉप रोज करके वहां पे 11 कर दूंगा, ओके कर दूंगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कैसा नहीं? क्या किया, क्या किया हमने? उसी पर आ रहा हूं। हाँ जी, कीप रोज क्या किया हमने, कीप टॉप रो 11 रोज, मुझे पता है ना 11 रिकॉर्ड्स हैं, ओके करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्या सच में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? एक्चुअली नहीं, इसके साथ एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, और वो प्रॉब्लम हम आज नहीं कल डिस्कस करेंगे। 11 से आगे नहीं जाएगा। गुड वन, वेरी गुड। अगर कल को कंपनी ने एक नया स्टोर खोल लिया तो, क्योंकि हमने उसको बोल दिया है कि चाहे तुम 150 नए स्टोर खोलो, मुझे तो जो टॉप 11 है वो चाहिए। So is it a big problem? So guys, let's keep it up to here for the day. See you all tomorrow morning, same time, right? Not same time, tomorrow morning 10 AM. कल एक डाउट था सर, एक डाउट था मुझे भी। आप करो, इतना काम तो करो जितना मैंने कर लिया, जितना मैंने कर लिया है, कल तक ये सारा हो जाना चाहिए, ठीक है? चलो सर एक डाउट था सर, मुझे भी दिक्कत हो रही है कुछ, इसलिए ठीक है। हेलो, नीचे भी बोला गया यार, और मुझे भी कुछ था। कौन सा डेटा सेल्स? हाँ जी, सेल्स रिपोर्ट, हाँ 2 थी, वो हो गया है, ना करो का मतलब ही नहीं है। जिन लोगों के भी डाउट्स हैं टाइमिंग को लेकर के, एक बार नीचे बात कर लें, आई एम ओके। अगर वो लोग बोल देंगे तो मैं फिर अपना मैनेज करूंगा कुछ ना कुछ, लेकिन अभी के लिए फिलहाल 10 AM इज द टाइम। 10 AM इज बेटर। तो कर भी लिया ना, तुम फिर कर रहे हो गड़बड़, तुम्हारा तो हो चुका था, तुम मत बोलो। सर डाउट था। हेलो, एक बार नीचे बात कर लो सब लोग जिसको प्रॉब्लम है, ठीक है? चलो बाय सर, और एक्सेल वाला क्लास। हाँ जी बोलो। सर एक्सेल वाला क्लास क्या कह रहे हो नामिका? कह रहे हैं सर कि एक्सेल वाला क्लास सेम टाइमिंग रहेगा। नहीं, एक्सेल वाला तो सारे रहेंगे ना, बाकी सबके टाइमिंग सेम है गाइस। सिर्फ पावर बीआई का जो फाइल क्लास का टाइम है वो सुबह मॉर्निंग 10 AM किया गया। सर एक डाउट था इसमें जो अभी आपने बताया उससे रिलेटेड। दीपक कल ही कर ले इसको भी। ओके सर, ओके, चलो बाय।
थैंक यू सर। बाय सर।